अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा आपका साथ होगा आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मतुल मुबारक को हम कहते हैं ना कि वो ख़ास दिन है कि इस दिन अल्लाह ताला के हुजूर जब भी कोई अपनी बारगाह में पेश होता है तो अपने दुआओं से वो अपनी हर चीज़ मनवा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जुम्मे के दिन कोई एक ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त ज़रूर मुकर्रर है कि जिस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों की अगर उनसे दिल से रुजू किया जाए तो दुआएं सुनते हैं और उसका जो है वो आपको जो रिवॉर्ड है वो किसी ना किसी सूरत में दुआओं की कबूलियत की सूरत में भी मिलता है। और अगर दुआएं किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया में कबूल नहीं होती तो हम बार बार कुरान में देखते हैं, हदीस में देखते हैं, सुन्नत की रोशनी में देखते हैं कि दुआओं का सिला आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा। तो दुआएं मांगा कीजिए, दिल से मांगा कीजिए अल्लाह ताला के हुजूर। और जुम्मे को हम देखते हैं कि ख़ास एहतमाम इसका किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अपने दिन का आगाज़ करें जुम्मे की दुआओं में, हम सबको भी याद रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को। आज की जो अपडेट्स हैं, जो हम कहते हैं टॉप स्टोरीज, उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त इलेक्शन का माहौल है वो अब अपने उरूज पर है। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की जो है वो नशिस्तों पर हम देख रहे हैं कि आज तीसरा रोज़ है, कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए भी उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला अब जारी है। तो तकरीबन 150 से ज़ायद कागजात नामजदगी हैं जो अभी तक जमा हो गए हैं। इस हवाले से भी बात होगी, कौन कौन पहुँचा ये भी आपको बताएंगे। उसके अलावा एक और अहम खबर ये कि जो कराची है वो अभी तक हम कह रहे हैं ना कि उसमें हालात कंट्रोल में होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। औरंगी और सरजानी टाउन में अवाम के हाथों 4 डाकू मारे गए। 4 डाकू मारे तो गए हैं लेकिन वो डाकू यकीनन उन लोगों को लूट नहीं आए होंगे, उनसे साजो सामान लेने आए होंगे। तो ये तवातुर से सिलसिला जारी है और जो क्योंकि पुलिस पर ज़रा अदम एतमाद है आजकल अवाम का, हम देख रहे हैं तो खुद ही डाकुओं से लोग निमट रहे हैं, शहरी निमट लें, वहीं उनका काम तमाम करके भेज देते हैं। इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा जो टिम्बर मार्केट है उसमें ताजिर शहजाद का कत्ल, भत्ताखोरी उसमें जो है उसके ये मामला मुलव्वस है और ये भी आज नज़र डालेंगे कि क्या हुआ। और भत्ता तलब किया गया था, उसके सर की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। इस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी होंगे। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जो है वो बजट ना होने की वजह से मरीज़ परेशान है, क्योंकि मशीनें ख़राब हो गई हैं, 6 माह गुजर गए हैं, कोई उनको ठीक करने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल है नहीं। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के एएसआई को मुअत्तल कर दिया गया है और इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और साथ साथ एक अच्छी खबर ये है, क्योंकि अब जैसे छुट्टियों का आगाज़ हो गया है तो जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि बच्चों की छुट्टियां अब स्टार्ट होंगी तो बच्चों के लिए फैमिली एक्टिविटीज़ ज़रूर प्लान करें। तो इस हवाले से हमें देख रहे हैं कि बंस रोड में भी फूड फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है जो कि जुम्मे से इतवार तक जारी रहेगा। तो बंस रोड के खाने तो बड़े ही जो है ना वो मज़ेदार होते हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बंस रोड जाके। तो आप सब भी जाएं ज़रूर फैमिली के साथ। तो ये फूड फेस्टिवल क्या होगा, इसके टाइमिंग्स क्या होंगे, क्या क्या अवेलेबल होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जो मेहमान, हमारे जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, महराज अख्तर साहब, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जुम्मा कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, हम अभी बात कर रहे थे ना। बिल्कुल, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत अच्छा, ज़्यादा हफ्ता तेज़ी। इतवार तो ऐसे गुजरता है, छुट्टी वाला दिन। छुट्टी वाला दिन आप ज़ाहिर सी बात है अपने घर में अपनी एक्टिविटीज़ में होते हैं, वरना पूरे हफ्ते तो काम में होते हैं, तो उसमें भी वक्त गुजर रहा है। लेकिन वक्त अगर आप अंदाज़ा करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में। ये तो बिल्कुल बात सही है। अच्छा, ये कौन सा वाक़या है महराज भाई, ये जो हुआ है क्या कराची में औरंगी और सरजानी में 4 डाकू मारे गए? जी हाँ, बिल्कुल। ये कल रात के वाक़यात हैं जो शहर में आए। तो शहर में जैसे हम पहले भी बात करते रहते हैं कि लूट मार, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो अगर कहा जाए तो पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो उसी का रीज़न है, अब लोगों ने ज़ाहिर सी बात है जिनके पास अपना लाइसेंस याफ्ता असलहा है तो वो अब जो अच्छा ये वाक़यात वहाँ पेश आ रहे हैं जहाँ ज़्यादातर लोग 2 या 3 से ज़ायद मरतबा लुट चुके हैं, मतलब रूटीन में आ गए लोग। बिल्कुल, अब क्योंकि वो उन्होंने पहली दफ़ा जब लुटे तो एफआईआर दर्ज करा दी, चले जी कोई उम्मीद बंदी थी, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। फिर दूसरी दफ़ा ऐसे ही हुआ, फिर पुलिस को इतला दी गई, फिर तीसरी दफ़ा जब ऐसा होने लगा तो उन्होंने कहा कि फिर इन डाकुओं को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए तो नुकसानदेह, दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदेह। हाँ, बिल्कुल ऐसा तो उसमें एक तो औरंगी टाउन में तो खैर पब्लिक ने पकड़ा है डाकुओं को, और दूसरा सरजानी में भी वो पुलिस मुकाबले के दौरान मारे गए हैं। जी, इनमें से 2 जो है वो तो शदीद ज़ख्मी थे रात गए तक, वो बाद में जो है एक्सपायर हुए।
सरजानी टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ है। लेकिन एक चले इससे ये है कि पब्लिक का जो एग्जॉस्ट हुई हुई है ना, एक तो उनका गुस्सा भी बाहर निकल रहा है, दूसरा डाकू भी कुछ उस इलाके का रुख करना छोड़ देते हैं जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो जाएं या पुलिस मुकाबला हो जाए या रेजिस्टेंस हो जाए कोई पब्लिक की तरफ से, तो फिर वो उस एरिया में कुछ अरसे तक जाते नहीं है। लेकिन ज़्यादा अरसा ऐसा नहीं गुजरता। अब इसमें एक फैक्टर ये भी है कि अगर जो है वो पुलिस या बर वक्त इन डाकुओं को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए, सजाएं हो जाएं, तो कोई अपनी जान से भी हाथ नहीं धोएगा। दूसरी बात ये कि फिर ये आवाम को अपने हाथों में नहीं लेनी पड़ेंगी चीज़ें। हालांकि ये गलत है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप अपने हाथ में ना लें, मना है, कानून के मुनाफी है, लेकिन कानून के तहत अगर इंसाफ मिल जाए तो ये चीज़ें ऐसे वाक़यात हो ही ना शहर के अंदर। पुलिस भी थोड़ा सा मजबूर हो गई है क्योंकि पुलिस से जब कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब पहले तो हमने ये देखा था कि इसमें जो डाकू को जब कोई शहरी गोली मारता था, फायरिंग होती थी, तो उस वाक़े की बड़ी तहकीकात होती थी और वो खुद उलझ जाता था ताजिर या जो भी शहरी था कि भाई मैंने क्या कर दिया। लेकिन हमने कुछ देखा चंद सालों से कराची में जो लोग डाकुओं को हिट कर रहे हैं या उनसे मुकाबला कर रहे हैं शहरी और उनके पास लाइसेंस रखते असला भी है, तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है और उनको जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है इस बात पर कि आपने बहादुरी का जो है अच्छा, आजकल लाइसेंस याफ्ता असलहा जो है वो जारी किया जा रहा है या बीच में हमने देखा था एक पॉज भी आया था, उसके अंदर लाइसेंसेस नहीं मिल रहे थे, तो अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, जब निगरान हुकूमत बनी थी तो उस वक्त फौरी तौर पर पहले जो है इस पर असले के लाइसेंस के इजरा पर जो है पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ उसमें नरमी की गई है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी गई है, वेरिफिकेशन जो है वो बढ़ा दी गई हैं कि अगर कोई एक शख्स असला ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है और इससे पहले उसके पास कितने वेपन्स के लिए असले का लाइसेंस मौजूद है। तो वो थोड़ी सख्ती हुई है और अब कुछ उसमें नरमी नज़र आ रही है और लोगों को जारी किए जा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 5 सालों में रिकॉर्ड असले के लाइसेंस जो है वो सिंध में जारी हुए, जो कि मुख्तलिफ DCs के कोटे पर भी थे, उसके अलावा जो CM का कोटा था उस पर भी थे और बहुत बड़ी तादाद में जो है। इसका तरीका क्या है लाइसेंस हासिल करने का, और कोई शहरी अगर अप्लाई करना चाहता है फॉर हिज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि जो शहर के हालात हैं, तो कैसे हो सकता है? देखिए जी, इसके लिए सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन लेते हैं, उसके बाद वो आपको एक परफार्मर दे देते हैं कि जिसमें एक पुलिस की वेरिफिकेशन होती है कि जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके की पुलिस आपकी वेरिफिकेशन करती है कि आप आया किसी कभी किसी मुकदमे में या किसी एक्टिविटी में, क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं रहे। जब वो आपको बिल्कुल क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देती है तो फिर वो आप जमा करा देते हैं। उसके बाद एक मखसूस फ़ीस होती है और उसके बाद फीस कितनी है उसकी? ज़्यादा है, कम है? देखें, उसकी फ़ीस जो है एक नॉर्मल जो पिस्टल की फ़ीस है 30 बोर की ना, वो तकरीबन 3 से 5 हज़ार रुपये के दरमियान में है बस। लेकिन जैसे कि पहले भी हम बात करते रहे, कुछ करप्शन के मामला ज़्यादा हैं तो वो लाइसेंस जाके 50,000 रुपये में या 40,000 रुपये में बन के मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार में उसकी फ़ीस जो है वो 3 से 5 हज़ार रुपये ही जमा होती है, लेकिन आवाम की जेब से 50,000 रुपये बाकी जो पैसे हैं वो आवाम की जेब से जाते हैं। मुख्तलिफ बहाने बनाकर होम डिपार्टमेंट के कुछ लोग, जो निचला अमला होता है, कुछ एजेंट माफिया होती है बीच में, तो वो अपना जो है वो कमीशन रखते रखते इसको इस अमाउंट पर पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि 5 साल के दौरान में रिकॉर्ड लाइसेंस जो है वो लोगों ने बनवाए। लोगों को शौक भी है असला रखने का, हालांकि उसकी नुमाइश पे भी पाबंदी है ना, नहीं दिखा सकते। 144 का परमिट नहीं बनता क्योंकि अक्सर यहाँ पर एक दफ़ा 144 का निफाज हो जाता है, उसमें आप असला अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन अभी आप देखें, अब ये न्यू ईयर आएगा तो किस कदर सड़कों पे फायरिंग होगी, हवाई फायरिंग से लोग कितने जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। तो वो इसी का शाखसाना होता है कि जो लोगों के पास ये असला होता है, अपनी मस्ती में चूर होते हैं। शादी ब्याह में जो फायरिंग होती है वो भी पर्सनल असला ही होता है ना लोगों का। बिल्कुल, और ये वाक़या सामने आते रहते हैं। अभी भी बीच में बल्दिया टाउन में भी ऐसे एक वाक़या आया था और अच्छा बनारस की साइड पे भी ऐसा हुआ था, उसमें शादी की तकरीबात में फायरिंग हुई थी और कुछ लोग उसमें जाँ बहक भी हुए हैं। एक आध बच्चा भी उसमें जो है वो जाँ बहक हुआ है। ज़ख्मी होना तो एक मामूल की बात है, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये नज़र आती है कि पुलिस इस पर भी अब काम कर रही है। जैसे ही सोशल मीडिया पर या किसी चीज़ पर ये प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ होती है, सामने आती है, तो उसके ख़िलाफ़ हमने ये भी देखा है कि कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, उनको सज़ा भी दी जाती है कि भाई आप हवाई फायरिंग क्यों कर रहे थे। अभी से पुलिस ने कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है, ख़ासतौर पर न्यू ईयर का मामला है तो तकरीबन सभी लोग इसमें जो है ज़्यादातर लोग फायरिंग वगैरह करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि न्यू ईयर नाइट पर उतनी फायरिंग नहीं हो रही जितनी पहले हुआ करती थी। उसकी वजह ये कि उस पर रेंजर्स भी और पुलिस भी दोनों एक्टिव हो जाते हैं और जिस इलाके में
हवाई फायरिंग या के वाक़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर उनका गश्त बढ़ जाता है तो कुछ बेहतरी आ जाती है। लेकिन ये पुलिस के और रेंजर्स के करने का काम तो अपनी जगह पर है। हमें खुद भी जो है इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब आप फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, तो उस गोली का सिक्का लाजमी नीचे आता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, और वही आके किसी की जान भी ले सकता है, किसी को ज़ख्मी भी कर सकता है और किसी को ज़िंदगी भर के लिए मफलूज भी कर सकता है। क्योंकि अगर सर के किसी हिस्से में वो सिक्का जो है गोली का गिर जाए तो उसके बाद पैरालाइज होना या मतलब ज़िंदगी भर के लिए माजूरी भी मुझे तो आज मिलती तक ये बात समझ में नहीं कि भाई क्या मज़ा आता है आप लोगों को शादी ब्याह में फायरिंग करके, या जो है ना वो ये न्यू ईयर पे फायरिंग करके। आप बहुत ये तो आतिशबाजी कर लें, कुछ 2-4 पटाखे जला लें, लेकिन नहीं भाई, जब तक फायरिंग नहीं करेंगे। शोशा वाला फैक्टर है असल में हमारी नेशन के अंदर ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फैमिलीज़ को सख्ती करनी चाहिए। शादी ब्याह में तो जो घर के बड़े होते हैं ना, उनको वो भी इन्वॉल्व होते हैं अक्सर तो। लेकिन ये है कि अगर घर के बड़े सख्ती इस बात पे करें तो ये है कि बचाव हो सकता है। कई वाक़यात में हमने देखा कि दूल्हा दुल्हन भी जो है ना वो ज़ख्मी हुए हैं, कई जाँ बहक भी हुए हैं, कितने बुरे बुरे वाक़यात होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये महराज में भी बात हो रही है, तो मुझे ये बताएं कि वो न्यू ईयर का क्या सिलसिला है। ये जो है हमारा जो सी साइड है उस पर पाबंदी वगैरह लगाई जाएगी या नहीं होगी? क्योंकि आवाम के लिए वाकई कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती। और लोग जाना चाहते हैं, न्यू ईयर एंजॉय करना चाहते हैं। दुनिया भर में हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर जो है ना वो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं घूमने फिरने की जगहों पर। जो साहिल समंदर है उनको सजाया जाता है, उन पर लाइट्स होती हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम रखे जाते हैं। हमारे यहाँ जी वो नाके लगे होते हैं, कंटेनर लगे होते हैं। अच्छा, उसका एक रीज़न ये है कि जिन ममालिक में इस क्योंकि हमारा जो इस्लामी साल है वो जो है मुहर्रम उल हराम में शुरू होता है, तो हमारे यहाँ का थोड़े से मामलात अलग हैं। तो उसमें हमने ये भी देखा कि जब सीवीओ पर जो है, अगर काफ़ी साल पहले हम पीछे चले जाएं माजी में, तो बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें जो है बदतमीज़ी भी हुई लोगों के साथ और हंगामा आराई भी हुई, झगड़े भी हुए, फायरिंग हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए और हलाक भी हुए। तो उसके बाद इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सख्तियाँ पुलिस की जानिब से बीच में की जाती रहीं। लेकिन गुज़िश्ता साल भी आपने शायद देखा होगा कि सीवीओ जाने वाले तमाम रास्ते खुले हुए थे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर मुमकिन बनाया था कि चेक पोस्टें जगह जगह पे बना दी थी कि गाड़ियों को चेक किया जा रहा था कि इनके पास असलहा तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। या मोटरसाइकिल पे जो अक्सर आपने देखा होगा साइलेंसर निकाल कर एक बहुत शोर मचाते हुए वहाँ दाखिल होना, तो उस चीज़ को 2-3 साल से तो ऐसा हो रहा है कि सीवी को खोला जा रहा है और लोग आते भी हैं। लेकिन अब वो ज़ाहिर सी बात है, जब इतनी सख्ती हो जाती है तो वो जो जिन लोगों का प्रोग्राम है एंजॉय करने का, जिनका हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है, तो वो फिर बहुत कम जो है वहाँ का रुख करते हैं साहिल समंदर का, क्योंकि उनको पता है जगह जगह पे पुलिस होगी, रेंजर्स भी होगी और उनको चेक भी करेगी और उनको तंग करेगी, तो फिर वो दूसरी जानिब जो है वो लेकिन फैमिलीज़ वगैरह अगर जाना चाहे ना तो उनके लिए तो खुला होना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। फैमिलीज़ वगैरह के पास कोई फिर और ऑप्शन नहीं होता, चलो सी व्यू चले गए, बोट बेसिन चले गए, कुछ खा पी लिया, ये करके आ गए, तो यही एंटरटेनमेंट है। और हमारे उसमें है क्या, बोट बेसिन से याद आया, बंस रोड पे जो है वो फूड फेस्टिवल होगा। और ये फूड फेस्टिवल हो रहा है जनाब 22 से 25 दिसंबर तक। तो 8 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक जनाब ये इसमें आपको मज़े मज़े के खाने मिलेंगे। बंस रोड गए आप? ऑब्वियसली गए होंगे। बंस रोड का तो नाम सुन के मुंह में पानी ना आए तो ऐसे तो कैसे हो सकता है। अच्छा, मुझे हमेशा एक क्रेविंग होती है कि विंटर सीजन में मुझे होता है कि बंस रोड लाजमी जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्राई फिश गरम गरम बन रही होती है लाइव, और वो जो चीज़ें छोटी छोटी आप खाते हैं, चाट है, रबड़ी खीर है, क्या क्या याद आ गया यार। देखिए, बड़ी कदीम फूड स्ट्रीट है वो, कराची की बहुत पुरानी फूड स्ट्रीट है। और चटखारों के मामले में जो है 12 मसालों के इस्तेमाल के मामले में जो है दही भल्ले। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, देखिए तो लाहौर में दही भल्ले कहा जाता है, पंजाब साइड पे कहा जाता है, हमारे यहाँ दही बड़े कहा जाता है। और वो ख़ासतौर पे वो दिल्ली के मशहूर दही बड़े, वो हाँ वो इस तरह की वहाँ पे शॉप्स भी हैं। उसके अलावा एक लजीज कढ़ाई जो है ना, अगर मटन बनवाएं या चिकन बनवाएं, वो एक बहुत टेस्टी है। सब्जी यहाँ पर मिल जाती है, हलीम, बिरयानी, फिश, बारबेक्यू, और अब तो वो बहुत आ गए ना, वो लिमका, सोडा, पान, बिल्कुल 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 सब चीज़ें वहाँ पर होंगी। बीच में तो जब इस फूड स्ट्रीट को जो है बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए, तो उसमें तो खैर बहुत ही बाहर टेबलें और कुर्सियाँ, बच्चे, रौनक लग गई, बड़ी रौनक लग गई थी। लेकिन बाद में बहरहाल अदालती हुक्म पर, क्योंकि अतराफ़ के जो मकीन थे वो परेशान हो गए थे उससे, और वाकई उनको परेशान होना था कि वो अपनी गाड़ी घर के पास नहीं ले जा सकते थे। लेकिन बहुत अच्छा माहौल बन गया था। और अभी भी आज भी इतनी फूड स्ट्रीट्स कराची में हो गई, इतने इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए। लेकिन अगर बात की जाए बंस रोड के चटखारों की, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है।
वाइब डिफरेंट है, वहाँ पे मजा आता है। बड़ा रिवायती सा जायका है उधर। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जगहों से इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, जाहिर इतनी सी बात है। महंगी नहीं है जितनी बाकी अभी जो है ना हम अपनी दीगर फूड स्ट्रीट्स वगैरह को देखते हैं। तो भाई आपको बताएं ना कि हम हाईवे पे निकलते हैं तो आप इस वक्त कम से कम मिनिमम ये रख लें, अगर आप लोग 5-6 लोग जा रहे हैं तो फीकस यानी पर बंदा जो पर हेड जो है वो 3000 रुपये तो कहीं नहीं जाते। ऐसा ही है। तो जब 5-6 लोग जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बिल भी बड़ा आता है। अच्छा, यही इसी अमाउंट पे आप बंस रोड पर मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लोग खा भी सकते हैं और मुनासिब रेट भी हैं, जायका भी है और तफरी भी है। लेकिन बहरहाल सबकी अपनी अपनी नहीं, लेकिन चॉइस बस है। ये है, हाँ, आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ पर जाएं, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है। लेकिन ये होता है कि डिफरेंट जगहों के जो है ना डिफरेंट, मुझे ऐसा लगता है ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको। और ये छुट्टियों के दिन के अंदर हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा। कराची वालों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट इसके सुबह 3-4 बजे तक वहाँ पे आपको फूड 22 अवेलेबल तारीख होगा। आज ही है और ये आज से ही शुरू हो रहा है। इनवाइट कर रहे हैं आप मुझे पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जानिब से तो है। चले इसी नुक्ते ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ज़रा इलेक्शंस के हवाले से भी बात होगी कि क्या सिलसिला जारी है, किस किस ने अब तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात करते हैं ज़रा इलेक्शंस की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला है वो जारी है और आज आखिरी दिन है। कल इस हवाले से जो हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्तें वो जारी की जाएंगी। तो अब तक क्या अपडेट्स हैं, कितने लोग कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं और क्या सिलसिला है, हम जानेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ साहब, आप तो स्टूडियो आ ही नहीं रहे हैं, आप तो इलेक्शन के जब से बस डेट अनाउंस हुई है आप तो हमें इलेक्शन कमीशन के इधर उधर ही नज़र आ रहे हैं। आजिज़ साहब, क्या अपडेट्स हैं? जी वालेकुम अस्सलाम रमशा। सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां हैं और कराची के 7 अजला में और इलेक्शन कमीशन के पास कागजात नामजदगी का सिलसिला गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी है। आज उसका आखिरी दिन है, तीसरा दिन है और आज शाम 5 बजे तक तमाम कागजात जमा होने हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार मैदान में है। आज सबसे ज़्यादा गहमा गहमी होगी, सबसे ज़्यादा रश होगा चूँकि आज आखिरी दिन है। कराची के 7 अजला में अब तक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए तकरीबन 200 से ज़ायद नामिनेशन कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं सूबाई और कौमी असम्बली के लिए जनरल नशस्तों के लिए। जबकि जो मखसूस नशस्तें हैं जिनमें ख़वातीन हैं और अक़लियती हैं उनके लिए सूबाई और कौमी असम्बली के लिए 150 से ज़ायद कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा हो चुके हैं। मैं अपने नाजरीन को ज़रा बताऊं कि जो जनरल इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी होते हैं वो रिटर्निंग अफसर के पास जमा होते हैं। हर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के का अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर है। जबकि जो मखसूस नशस्तों के लिए कागजात जमा होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है शरीफुल्लाह खान, वो खुद रिटर्निंग अफसर हैं। तो कराची में हल्के अगर मैं बताऊं तो कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं जिसके 22 रिटर्निंग अफसर हैं और सूबाई असम्बली के 47 हल्के हैं। सूबाई असम्बली के 47 हल्कों और कौमी असम्बली के 22 हल्कों के लिए अलग अलग रिटर्निंग अफसरान हैं जिनके पास सारा दिन कागजात जमा होते हैं। फिर शाम को उनकी कंपाइलेशन होती है और पता चलता है कि किस हल्के के लिए कितने उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। तो बहरहाल गहमा गहमी रूज पर है, कागजात जमा कराने का सिलसिला शुरू है। उम्मीदवार जो हैं बाकायदा कई उम्मीदवार हमने देखे कि बड़े बड़े काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर अपने हामियों के हमरा पहुँचते हैं। DROs के दफातर के बाहर नारेबाजी होती है, बड़ा रश होता है, कागजात जमा होते हैं, फिर उसी तरह नारेबाजी करते हुए वो चले जाते हैं। ख़वातीन का टर्नआउट कैसा है? ख़वातीन कितना हद तक जो है वो हिस्सा ले रही हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि 2 दिन काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस रहा, ख़वातीन की तरफ से भी कोई नामजदगियाँ नहीं थी, तो अब कैसी सूरत हाल है? ख़वातीन और अक़लियतों के लिए कल से काफ़ी रश बढ़ा है। कल भी
100 से ज़ायद लोगों ने कागजात जमा कराए हैं। ठीक। आज अभी मैं देख रहा हूँ कि सुबह 9 बजे से अब तक 20-25 ख़वातीन आ चुकी हैं जो अंदर हैं इस वक्त, उनके कागजात का, जिसमें शर्मिला फारूकी भी हैं, डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी भी हैं, और भी बहुत सारी फेमस ख़वातीन हैं, वो भी आ चुकी हैं जो इस वक्त अपने कागजात के प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, तहरीक जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, इस तरह दीगर जो जमातें हैं उनके उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं और गुज़िश्ता 3 रोज़ से ये लोग आ रहे हैं। तो ख़वातीन का जहां आपका सवाल है, बड़ी तादाद ने अब तक कागजात जमा कराए हैं। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 29 मखसूस नशस्तें हैं, यानी 29 ख़वातीन को इस प्रोसेस में इलेक्ट होना है। जो जनरल नशस्तें जब कामयाब होती हैं सूबाई असम्बली की, 130 जनरल नशस्तें हैं, फिर उसके तरह रेशो बनता है 4 से ज़ायद MPs का रेशो बनता है, लगभग 5 MPs पे एक खातून MPA मुंतखब होती हैं। तो अब देखना ये होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि किस जमात के पास कितने MPAs हैं, उस मुताबिक उनकी ख़वातीन का रेशो बनेगा। अलबत्ता इस तरह आज इसका भी आखिरी तारीख है कि ख़वातीन और अक़लियतों की तरजीही एक लिस्ट सियासी पार्टियों की तरफ बनाई जाती है, नंबर 1, 2 से लेके जितने भी नंबर्स वो अपने लिए मुकर्रर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे इतलात के मुताबिक 30 ख़वातीन की लिस्ट बनाई है, लेकिन ज़ाहिर 29 ख़वातीन को यहाँ MPA बनना है, जिसमें अगर 18 की मैं बात बताऊँ तो 15 से ज़ायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें ख़वातीन थी, MQM की थी दूसरे नंबर पर। तो इस तरह सियासी जमातें आज भी अपनी तरजीही लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा कराएंगे। फिर जनरल इलेक्शन के बाद ये फैसला हो सकेगा कि उनके हिस्से में कितनी मखसूस ख़वातीन की सीटें आती हैं और कितनी अक़लियतों की सीटें आती हैं, कितनी नेशनल असम्बली की ख़वातीन की सीटें। सही। तो आज का मरहला तो यकीनन 5 बजे तक इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जो कागजात नामजदगी जमा करवाने, उसके बाद उम्मीदवारों का हतमी जो है वो ऐलान किया जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनके कागजात अप्रूव हुए। थैंक यू सो मच आजिज़ जमाली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर वापस आते हैं अपनी जो है वो ख़बरों की तरफ। इलेक्शन की तो यकीनन गर्मा गर्मी है, लेकिन ये बताएं कि अभी पिछले दिनों पुलिस की तरफ से भी एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो चीज़ों की कमी है और स्कैनिंग के आलात कम हैं। इस हवाले से क्या अपडेट सामने आई थी उसमें कि इलेक्शन भी करीब है और अगर इक्विपमेंट ही पूरा नहीं होगा, नफरी पूरी नहीं होगी, तो पुलिस कैसे परफॉर्म करेगी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज तो मेरा सब ज़रूर रहता है। देखिए, बिल्कुल ये चैलेंज तो है पुलिस के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, और ये हमेशा से रहता है। हर साल जब भी 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं या कुछ अरसे बाद इलेक्शन होते हैं तो इस तरह के इजलास भी होते हैं। तो ये तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं ये इजलास हुआ था। CM को ब्रीफिंग दी गई, ट्रैफिक के हवाले से भी दी गई, उनको क्या मसाइल हैं। इसी तरह जो है पुलिस की जानिब से भी दी गई कि उनको किन किन चीज़ों की कमी का सामना है। बहरहाल वो तमाम मसाइल उनके सामने रखे गए और उसके लिए फौरी तौर पर हमने ये भी देखा कि CM साहब की जानिब से ऑर्डर्स भी जारी किए गए और कुछ चीज़ें अब जो है वो लाइन अप होना शुरू हो गई हैं। तो जो कमी है स्कैनिंग मशीन्स की या नफरी की या फिर ट्रांसपोर्ट की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो है वो अभी से प्लानिंग शुरू कर दी गई, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा वक्त है। तो इसमें ये जो है अपना मामला कर लेंगे और इसके लिए फौरी तौर पर जो है जो अभी निगरान वज़ीर आला सिंध है उन्होंने अपने जो भी अहकाम थे वो जारी किए और उन पर अमल दरामद होता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो बिल्कुल संजीदा है इलेक्शन को अपने वक्त पर कराने के लिए और इसके लिए वो अपनी भरपूर तैयारी के साथ सामने आई है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ शहर में थोड़ी सी शुरू हुई है। कराची ज़ाहिर सी बात है मेगा सिटी है और हमेशा से ही थोड़ा सा हॉट रहता है ये किसी न किसी मामले में। तो कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं शहर में जिससे कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी लहर उठती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। अभी हम ये देख रहे हैं कि एक वाक़या भी पेश आया कराची की टिम्बर मार्केट में जो ताजिर हैं शहजाद साहब, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया और मामला भत्ताखोरी का है। तो ये क्या है, ये दोबारा भत्ताखोरी का सिलसिला जो है वो उरूज पकड़ रहा है? क्या है, कौन लोग इसमें मुलव्वस है मिला सकते? देखें, ये वाक़या परसों पेश आया था। कराची की टिम्बर मार्केट है, घास मंडी के पास और लियारी से बहुत टच है ये इलाका।
चील चौक से बहुत करीब है। सही सही सही। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर अरबों रुपए का बिजनेस होता है, और ये वो लोग हैं जो कि टैक्स पेयर हैं और एक बहुत अच्छी अपनी आमदनी का जो हिस्सा है ये हुकूमत को देते हैं। इन्होंने टिम्बर मार्केट पे मैंने कई दफ़ा काम भी किया, क्योंकि ये हमेशा से जो है दहशतगर्दों के और भत्ताखोरों के निशाने पर रही है। तो लियारी गैंग वॉर की जब एक्टिव थी ये, तो उस वक्त भी इनको यही परेशानी रहती थी, लोग मार दिए जाते थे। और उसके बाद भत्ते वाला मामला जो है वो आता था। भत्ते के मामला का जो ताजिर बोलता था, या तो उसको फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ता था या फिर वो बेचारा मारा जाता था। अभी 2013 के बाद से हमने देखा कि काफ़ी सुकून आया था, क्योंकि ऑपरेशन हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन करीब आना शुरू हुए हैं तो कुछ मामला हुए हैं। शहजाद जाफरानी नाम है इनका, जो ताजिर जिनका मर्डर हुआ है। तो 2 लोग आते हैं, वो बिल्कुल मेन ऐसी रोड है कि जहाँ से भागने भी ज़रा सा मुश्किल होता है, बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है, हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है वहाँ पर वो 2 मुलजिमान आए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है उसकी। अच्छा। और ऑफिस के अंदर एंटर हुए हैं, फायरिंग की उन्होंने, बंदे को मार दिया, और उसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए वो असला लहराते हुए वहाँ से फ़रार हो गए। तो इतनी गुंजानाबाद एरिया में जहाँ पुलिस भी मतलब रहती है, हमने भी देखा है कि पुलिस होती है, नेपेर थाने की ये हदूद है। बहरहाल ये वाक़या तो पेश आ गया, लेकिन इसके बाद जो इससे जुड़ी जो तफ्तीश है उसमें पुलिस तो ओन अभी इसको नहीं कर रही है, लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एक गैंग है, लियारी गैंग वॉर का एक कमांडर हुआ करता था वसीउल्लाह लाखो, जो कि जब कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ, बड़ा उसका उस वक्त नाम था, अखबारों में छपता था। तो उस पर जो है उसकी हेड मनी भी है, उसके सर की कीमत जो है सरकार ने रखी हुई है, सिंध सरकार ने 1 करोड़ रुपए उसके सर की कीमत है गिरफ्तारी पर। बहरहाल वो खैर मौका मिला तो वो फ़रार हो गया था यहाँ से, कराची से। अब इंकशाफ ये हुआ है कि वो बैरून मुल्क से बैठ के, दुबई से बैठ के यहाँ भत्ते का नेटवर्क जो है उसको रन कर रहा है, उसको काम कर रहा है। तो वसीउल्लाह लाखो गैंग जो है वो इस वाक़े में मुलविस है। इनसे भत्ता मांगा गया था, इनके मुलाजिम को कॉल की गई थी 2 रोज़ कबल, जो अभी तक हमारे पास तफसीलात आई हैं। और जब उन्होंने जवाब नहीं दिया और रकम देने की हामी नहीं भरी, तो ये मुलजिमान को यहाँ पर बाकायदा 2 भेजा गया, वो आए और कत्ल करके चले गए। तो इसमें अभी तक वसीउल्लाह लाखो का जो है नाम सामने आ रहा है, जो कि लियारी गैंग वॉर का साबका कमांडर भी है, इस वक्त दुबई में मुकीम है पुलिस राय के मुताबिक ही। और वहाँ से वो फ़ोन भी करता है यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर भत्ताखोरी की कई और वाक़यात हैं जो कि इस वक्त हम नहीं आपको बता सकते, जिन पर प्रोसेस में अभी तफ्तीश चल रही है। ये बताएं कि देखिए एक ताजिर को कत्ल कर दिया गया, उससे भत्ताखोरी भी का भी मामला आया, तो अब और भी बड़े जो है ना, टिम्बर मार्केट इज़ ए ह्यूज मार्केट, और जैसे आपने भी बताया मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है शोज़ करने के लिए। तो महराज साहब, अब बाकी जो ताजिर हैं यकीनन उनमें भी इनसिक्योरिटी और क्योस होगा, तो उनकी हिफाजत के लिए, कोई तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर पुलिस की कोई नफरी बढ़ाई गई हो, कुछ इकदाम किए गए इस हवाले से कि अभी मज़ीद कोई ऐसा इंसिडेंट ना पेश आए? बिल्कुल। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या हुआ था परसों, तो उस वक्त ताजिरों ने फ़ौरी तौर पर जो है कॉल कर दी थी कि जी हम हड़ताल पे जाएंगे, ये क्या हो रहा है, कैसे हमें कौन हिफाजत करेगा हमारी। क्यों? क्योंकि टिम्बर मार्केट वो वाहिद मार्केट है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास का जाल बिछा हुआ है। जब वो किसने लगाए? सरकार ने नहीं लगाए, वो उनके पर्सनल लगाए हुए, ताजिरों ने खुद लगाए अपनी हिफाजत के लिए कि भाई पुलिस से, क्योंकि जैसे आपने बताया वो एरिया इतना सेंसिटिव है, तो उनको लगाने ही पड़े। उनको मोबाइल्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें टिम्बर मार्केट के ताजिरों ने ख़रीद के दी हुई है, जो रिपेयर पुलिस वहाँ पर ही इस्तेमाल करती है और घूमती। वो ये कहते हैं कि जी हम तो ख़र्चा भी पूरा कर रहे हैं, कैमरे भी हमने लगा दिए, आपको मोबाइल और मतलब इवन कि उसमें डलने वाला पेट्रोल भी हम दे रहे हैं, मोटरसाइकिल भी आपको दे रहे हैं, उसमें डलने वाला पेट्रोल भी आपको दे रहे हैं, तो हमें तो सिक्योरिटी चाहिए। तो वो सिक्योरिटी उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि अब ऐसा जब ये इतना बड़ा वाक़या हुआ तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे कहा कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं। सही। लेकिन फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनसे बातचीत की, मुज़ाकरात किए, उनसे कहा कि आप हड़ताल पे ना जाएं, हम कोशिश करेंगे। तो उसके बाद सेक्टर कमांडर हैं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के, उन्होंने भी विज़िट किया कल, और ताजिरों को यकीन दहानी कराई कि जल्द ही उन मुलज़िमान को गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। तो उसके बाद से वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी भी अभी बढ़ा दी गई है और पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन हमने देखा यही है कि जब कोई वाक़या हो जाता है, दहशतगर्दी का हो या भत्ताखोरी का हो, कत्ल का हो, तो उसके बाद कुछ दिन बड़ी गहमा गहमी रहती है, पुलिस की एक्टिविटी नज़र आती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिर रूटीन पर आ जाते हैं और फिर इसी तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन ये बहरहाल एक ख़तरनाक बात है
एक ऐसे और टाइम इलेक्शन से पहले भी। इलेक्शन के टाइम है और इस वक्त जो है इसको अगर कोई सबूताज करने की साजिश कर रहा है तो बहरहाल हमारे कानून तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे जो हैं उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब भी देंगे इसका, सही। और किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शन को भी मुमकिन बनाएंगे और सिक्योरिटी भी वो ताजरों को फराहम बस करेंगे। ऐसा है कि जैसे जितने तवातुर से खबरें सामने आती ना, इस पर होने वाला एक्शन भी सामने आने लग जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। लॉ एंड ऑर्डर की भी, क्राइम जो सिचुएशन है वो उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और स्टोरीज होंगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। कराची के मौसम की सूरत हाल भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि मौसम में अब ठंडक हो रही है और सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। तो अच्छा है कुछ मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों की छुट्टियां भी अब चूँकि पड़ रही हैं तो इसी वजह से पड़ती हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। तो अगर ये जो है वे इसी टाइम आ जाए तो अच्छा है, ताकि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल ना उठ के जाना पड़े। कराची के मौसम कैसा है जानेंगे, हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है और मौसम कैसा है इस वक्त? सर्द हवाएं चल रही हैं या तेज़ धूप निकली हुई है बाहर? जी रमशा, आज का मौसम जो है वो सुबह से ही कराची में सर्द और खुश्क महसूस किया गया है, जबकि अगर इस वक्त के दर्जा हरारत की बात करें तो वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सूरज जो है वो सर पे सवार है। दूसरी जानिब जो है वो आज शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है महकमे मौसमियात की जानिब से वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो है वो हवाएं शुमाल मशरिक की सिमत से चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार आज 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की है। इसके साथ साथ नमी का तनासुब जो है वो 31% रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा जो शहर में हवा का मेयार है वो ताहाल जो है वो ख़राब महसूस किया गया है, जिस वजह से कराची जो है वो आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर पहुँच गया है। इसके साथ साथ जो है माहिरीन जो हैं वो शहरियों को एहतियाती तदाबीर लेने का मशवरा भी देती हैं। ख़ास तौर पर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ की जो मशवरा दिया जाता है कि वो गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, अपने डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन्स लेते रहें बावक्त। उसके साथ साथ जो है वो अगर ज़रूरत है तो घर से निकलते हुए जो है वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो इंतहाई ख़राब महसूस की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो फ़िज़ा में जो आलूदगी के ज़र्रात हैं वो 67 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको जो है वो बचाव के लिए, जैसे कि अभी सबा भी बता रही थी, एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो करें। वैसे भी सर्द मौसम में जो है ना वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। सेहत के जो थोड़े से मामला होते हैं वो थोड़े ऑफ रहते हैं, क्योंकि नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम ये चीज़ें विंटर सीज़न में अमूमन रहती हैं, ख़ासतौर पर बच्चों में भी रहती हैं। तो मौसम के हिसाब से, मौसम के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल ज़रूर रखा करें। सबा, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आ जाते हैं महराज अख्तर साहब के पास। महराज साहब, एक और ख़बर ये भी थी कि जो शहरी से बदअखलाक़ी की उस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। ये कहाँ हुआ है और किस जगह पर ये वाक़या पेश आया है? देखिए जी, कयूमाबाद का एरिया है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और ये बिल्कुल जेन्युइन मामला है। शहर में इस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है वो जगह जगह पर, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अभी पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। तो वो जब मोटरसाइकिल वाले तो बेचारे इनका ख़ास शिकार होते हैं, तो खैर शिकार कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मोटरसाइकिल वाले जाहिर सी बात है उनको ये फ़ौरन रोक लेते हैं। तो इसमें बेचारे को एक शख्स को इन्होंने रोका और वो रुकते रुकते बेचारा आराम से ही रुकेगा या गिर जाएगा, मतलब उसका उन्होंने कॉलर पकड़ लिया, उसका गिरबान पकड़ लिया, एक ने आगे, दूसरे ने एक हैंडल पकड़ लिया कि कहीं भाग ना जाए। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शिकार जो है हाथ आया वो ना निकल जाए। तो ये जो रवैये हैं इससे नफ़रत पैदा होती है पुलिस में और आवाम में। ये देखें ना, वीडियो चला भी रहे हैं, उसमें किस तरह से कर रहे हैं। अफसरान का ये कहना होता है जी कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग करें, ठीक है, और आवाम में और पुलिस में दूरियां ख़त्म करें। इस पर बरसों से काम चल रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन है बिल्कुल सामने है, एक वीडियो बनी हुई है। तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि आवाम में और पुलिस में दूरियां कभी ख़त्म होंगी? कभी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इसके लिए सबको अपना मिजाज बदलना होगा, अपना तरीक़ेकार बदलना होगा। हम किसी जंगल में या किसी नवाही गांव में नहीं रहते हैं, ये शहरी है, मेगा सिटी के शहरी हैं, कराची के शहरी। 6 महीने गुजर गए, अस्पताल में ये हाल है, बताएं। सेहत की सहूलियात वैसी अबतर हैं,
सस्ता इलाज वैसे ही हमारे शहर में नहीं है, बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पर आप सस्ता और मयारी चले ऐड कर लें। सस्ता तो फिर हो जाएगा लेकिन मयारी है नहीं है। जिना में भी आप चले जाएँ अद्वियात नहीं होती। देखिए जिना अस्पताल हो, अब्बासी अस्पताल हो, कतर अस्पताल हो, कार्डियोवैस्कुलर फेडरल बी एरिया वाला अस्पताल हो, ये वाला तो बहुत अच्छा है। तो बात यह है कि बजट का और फंड का मामला हमेशा से यहाँ पर रहता ही है। हमने तो यही देखा है कई सालों में कि फ़ंड्स आते भी हैं तो एक कुछ वक्त गुजर जाता है, उसके बाद फिर फंड्स की कमी की वजह से दवाएं मिलना ख़त्म हो जाती हैं, लोगों को नहीं मिल पाती हैं। अब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। अब आपको ये भी इल्म होगा कि दांतों का इलाज जो है वो सबसे महंगा इलाज है। आम इलाज से हटके अगर दांतों के इलाज की बात की जाए तो ये बड़ा महंगा इलाज है। और अगर फैसिलिटी मिली थी बेचारे गरीबों को कि भाई वो कोई बहुत ही कम रकम में और छोटी सी रकम में अपना वो काम चला रहे थे, तो अब वहाँ का फ़ंड भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो वो कहाँ जाएंगे लोग, क्योंकि एक आम डॉक्टर के पास भी आप जाएं, आपको डेंटिस्ट के पास जाना इट मीन्स कि एक आम डॉक्टर और डेंटिस्ट में बहुत फ़र्क है। तो उनके लिए एक आसानी थी और सीएम साहब को चाहिए चले जाएं तो 15-20 हज़ार रुपये मांग लेते हैं। अब मकबूल बाकर से मैं बता रही हूँ, हाँ ना, कम से कम इतना ही है। तो इस पर सीएम साहब को नोटिस तो कम से कम लेना चाहिए कि भाई फंड्स अगर रुकें तो इसकी वजह क्या है, या तो कोई ठोस वजह हो, कोई रीज़न हो ऐसा कि हाँ जी इस वजह से रुक गए। और अगर 6 महीने से मशीनें ख़राब हो रही हैं या बंद पड़ी हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छे से इनके पास फंड आया ही नहीं है। तो इसकी इंक्वायरी भी होनी आया चाहिए। तो गया कहाँ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी कि मशीनें ख़राब क्यों हुई, कहाँ से मंगवाई गई थी और फंड्स की वजह क्या है कि फंड्स क्यों ख़त्म हो गए, मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए सेहत की सूरत हाल पे ना मुझे ऐसा लगता है बहुत ही हमारी जो है ना तवज्जो नहीं है। देखिए हमारे यहाँ सेहत के मामला बहुत ख़राब है, तालीम पे दोनों चीज़ें बिल्कुल दोनों पे ही कोई तवज्जो नहीं है। दुनिया भर में पहले इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाती है, उसके बाद फिर वो तरक्की करते हैं। और अभी हम इलेक्शंस की बात करें ना, इन दो चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन लड़े जाते हैं। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये आपकी सेहत और आपका तालीम, इन 3 चीज़ों पर लड़ रहे होते हैं और इंतखाबी मुहिम चला रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं किन बातों में इंतखाबी मुहिम हो रही होती, पता नहीं। वादों का एक जुम्मा बाजार होगा। हाँ ये बात आपने सही की, वादों के जुम्मे बाजार से हम मुहिम चलाते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। शाह फैसल में भी एक वाकया पेश आया है जहां पर हम देख रहे हैं पुलिस आज बहुत कुछ हो गया, लेकिन खबरें हैं तो पुलिस वाला भी लुट गया है डाकू के हाथों। देखें जी, बड़ी हैरानगी की बात है और हद है कि पुलिस वाले भी लूटने शुरू हो गए। शाह फैसल कॉलोनी में परसों वाकया पेश आया। अच्छा लूटेंगे तो पता चलेगा ना कितनी अजियत से गुजर रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से माय सिंपैथीज, लेकिन फिर भी। साकिब नाम है, सब इंस्पेक्टर है, पुलिस अफसर है। ये अपनी फैमिली के साथ कहीं से वापस आ रहा था, रात का वक्त था, तो अपने घर के बाहर आके उसने गाड़ी रोकी और अपना गेट खोल रहा था ताकि गाड़ी को अंदर ले जाए। अच्छा। तो उसी असना में जो है मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह मुलजिमान आए, उन्होंने इसको यरगमाल बनाया। इसकी सिस्टर्स भी साथ थीं, वालदा भी साथ थीं, उनके तमाम अंगूठियाँ जेवरात उन्होंने छीन लिए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये बेहतर हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मौसम की बात की तो आज आते हुए ड्राइव करते हुए देख रही थी, इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत मज़ेदार हवा थी। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो है ना वो आप तब भी सफोकेटेड सा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जो है ना वो सिक्योर नहीं। आप मोबाइल उठाएं तो गाड़ी में भी आपको डर लग रहा होता है कि अगले पीछे से कोई आएगा और आपसे मोबाइल मांग लेगा। तो ये सिर्फ सूरत हाल कंट्रोल हो जाए तो इस शहर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत एक्टिविटीज़ हैं। ये शहर वाले जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा जिगरी हैं, बहुत निडर हैं, जो इसका मुकाबला एक अरसे से कर रहे हैं। तो मेराज अख्तर साहब, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि हमने देखा कि अभी हालिया दिनों में टिकटॉक जो एप्लीकेशन है, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट जिस पे हम बनाते हैं, उसके ऊपर फतवा लगा दिया गया है कि ये हराम है। इस हवाले से बात होगी कि टिकटॉक का जो इस्तेमाल है वो क्या है और क्या सिर्फ ये एक डांसिंग या एक म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म है या इसको डिफरेंट तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, और इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। तो हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब हमारे साथ जो हमारे इस सेगमेंट में गेस्ट मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बिहार वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से है। और ये एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि 25 दिसंबर को ये इवेंट होगा और जो मैट्रिक के तलबा और तालबात हैं उनको
जो है वो इनामात दिए जाएंगे, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे, लेकिन उनको दिए जाएंगे जिन्होंने 90+ % हासिल की हैं। तो शहर कराची में तो बहुत सारे तलबा और तालबात हैं यकीनन। तो कैसे होगा ये और ये इनिशिएटिव क्यों लिया है, इसके पीछे क्या है, ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से और किन सेक्टर्स पर काम कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं। सैयद तारिक शुएब साहब को वेलकम करते हैं शो में। आप प्रेसिडेंट हैं बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के। वेलकम टू द शो तारिक साहब। और साथ साथ हमारे साथ अदनान दानिश साहब भी मौजूद हैं। आप मेंबर हैं बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जो इवेंट हो रहा है, सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, हम कहते हैं ना कि तलबा और तालबात की ज़रा सी भी हौसला अफजाई है, उन्हें तो शाबाशी मिल जाए तो बड़ा होता है। तो आप लोग तो कैश प्राइज़ भी दे रहे हैं, अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। कितने बच्चे स्क्रूट हुए हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए हम लोग जो है ये गुज़िश्ता 13 साल से कर रहे थे। वेरी नाइस। लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे चला था और गुज़िश्ता 2 साल से ये हमने कोरोना के बाद जो शुरू किया है, तो इसमें हम तकरीबन पिछले साल हमने 380 बच्चों को और इस साल 450 बच्चों को हम अवार्ड दे रहे हैं। ज़बरदस्त। इसमें मैट्रिक और इंटर, अच्छा, दोनों हैं। दोनों के A1 ग्रेड जो बच्चे लेके आते हैं उनको अवार्ड देते हैं हम। हमारे जो है वो फेसबुक पेज है, हमारे व्हाट्सएप है, हमारे वेबसाइट से वहाँ पे जो बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं उन सबको हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हम कुछ प्राइज़ जो हैं और गोल्ड मेडल उन बच्चों को दे रहे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हो। वेरी नाइस। और एक बच्चा हमारे साथ इस साल जो है वो है स्पेशल ओलंपिक में जिसने गोल्ड मेडल लिया है, तो वो बच्चा भी हमारे पास आ रहा है। और इन सब बच्चों को हम 450 बच्चे हैं और बड़ा इवेंट है ये। कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें कैश प्राइज़ है, इसमें सर्टिफिकेट है, शील्ड है, गोल्ड मेडल है। सही। तो ये बिहार वेलफेयर फाउंडेशन और क्या क्या काम भी मेंबर हैं, क्या क्या काम करती है, किन किन सेक्टर्स में जो है वो सर्व कर रहे हैं आप? इसमें देखिए हम पूरे पाकिस्तान को हम देख रहे होते हैं। हमने इंटीरियर सिंध में बहुत सारे कुएँ खुलवाए हैं, राशन के तकसीम करते हैं मंथली बेसिस पे, और भी बकरीद आती है तो उसमें हम पूरे सिंध के अंदर जानवर ज़बह करा के गोश्त तकसीम करवाते हैं। सही। इसके अलावा भी कोई केस अगर आता है, कोई शादी का केस है, लास्ट मंथ ही हमने 8 लड़कियों की शादी कराई है वेलफेयर के थ्रू। ज़बरदस्त। इसमें हॉल, खाना और जो छोटी मोटी जेंस कह लें आप या गिफ्ट कह लें, वो हमने फाउंडेशन की तरफ से कराया था। तो ये 26 नवंबर को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, शादी का इवेंट हुआ था, तो ये भी हमने ऑर्गेनाइज किया था। इज्तिमाई शादियाँ भी यानी करवा रहे हैं। शादी हमने पहली दफ़ा ये अरेंज किया था। पहले हम इनफरादी तौर पे करते थे, लेकिन हमारे पास बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी फिर आई कि जो बैठी हुई थी घर पे, जिनके रुखसती नहीं हो पा रही थी और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इस काबिल नहीं थे कि उनकी रुखसती कर पाएँ। तो फिर हमने ये 8 बच्चियाँ हमने सेलेक्ट की और नॉर्थ इस्लामाबाद के एक हॉल में हमने इनकी इज्जत से, जिसे कहते हैं रुखसती, जैसे हमारी बेटी या बहन की रुखसती हो, तो वैसे ही इनके लिए फिर ये रुखसती हमने अरेंज की थी। सही। और उन सब की फैमिलीज़ को भी बुलाया था और उनके भी मेहमान भी आए थे वहाँ पे, और उनको तहफ़ के साथ रुखसत किया और एक अच्छा इवेंट हमने कोशिश की है कि शहर में एक अच्छा माहौल के साथ एक अच्छा इवेंट कर सकें। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो इवेंट होने जा रहा है इसमें भी यकीनन एक अच्छा ही माहौल क्रिएट होगा बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि तलबा और तालबा, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, कि एक थोड़ा बकअप की ज़रूरत होती है और ये वो एज होती है कि इसमें अगर आपने संभाल लिया और उनको जो है ना थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया, बच्चों का मोराल हाई कर दिया, तो वो कुछ बन जाते हैं और मेहनत करने की जो है ना उनमें लगन पैदा हो जाती है। तो किस मोटिव के साथ आप लोग ये जो अवार्ड्स हैं, कैश प्राइजेस देते हैं? कैश प्राइस कितना जो है वो हर बच्चे को मिलता है? मुख्तलिफ होता है। अब देखें 450 बच्चे हैं, लाजमी है कि जो टॉपेस्ट होता है उसको ज़्यादा प्राइस होते हैं, जो नीचे होता है उसके कम होते हैं, तो मुख्तलिफ प्राइस होते हैं। और ये हमारे साथ जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं वो आखिरी दिन फैसला करते हैं कि क्या प्राइस इनको दिया जा रहा है। ठीक है। ये एक सरप्राइज़ होता है उनके लिए, बच्चों के लिए, तो कोशिश करते हैं कि उसी वक्त वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या मोटिव क्या है आपका ये अवार्ड? मोटिव ये है कि वो बच्चों की हौसला अफजाई हो, बच्चों के सामने कुछ रोल मॉडल्स आए जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के और अपने लाइफ के जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ हो, इस तरह के लोग हम उनको बुला के जब अवार्ड देते हैं उन बच्चों को, तो बच्चों को इनक्रेज होता है, बच्चे खुश होते हैं और बच्चे सोचते हैं कि फिर हम इस तरह ये काम करें कि हम भी कल को ये काम कर सकें। मेन मकसद यही कि बच्चों को इनक्रेज करें, बच्चों को बताएं कि ये आप जब अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो आप भी इस जगह खड़े हो सकते हैं कि आप किसी और बच्चों को अवार्ड दें। तो ये चीज़ हमारा मेन मकसद है।
और फिर यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल से यूनिवर्सिटीज़ के लोग आए हुए होते हैं लोग, तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उन बच्चों को आगे करियर काउंसलिंग के बारे में बताते हैं कि आप अभी मैट्रिक और इंटर में हैं, बिल्कुल तो सही अब बात आपके है, लिए हाँ। क्या लाइफ, क्या किस तरह आपकी लाइन है, आपको कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ 2-4 फील्ड हमें मालूम है पाकिस्तान यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको वो फील्ड्स भी बताएं कि जहाँ अगर ये 2-4 फील्ड में नहीं हो तो और कहाँ वो जा सकते ये हैं। चीज़ मैं समझती हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि उमूमन ये भी हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैट्रिक और इंटर पास तो कर लेते हैं, लेकिन उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते या उनके घर में कोई ऐसे लोग नहीं होते कि जो अपने बच्चों को काउंसल कर सकें कि अब आप मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और जो है वो ये वाली डिग्रियाँ तो सभी हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इतनी सारी अब तो वेरिएशंस मौजूद हैं, इतने सारे हमारे पास फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ मौजूद हैं प्रॉपर, जिनके अंदर स्कोप भी नज़र आता है। लेकिन बात वही है कि जब तक बच्चों को बताया नहीं जाएगा, उनको कोई प्रॉपर काउंसिल करने वाला नहीं होगा, तो वो कैसे इंतखाब करेंगे। वक्त की ज़रूरत भी है, बहुत सारी हम फील्ड्स ऐसी देख रहे हैं अदनान साहब की जिसमें एक गैप नज़र आता है कि जहाँ पर अगर हम इंडल्ज कराएं बच्चों को और वो पढ़ लिख कर आएँ तो उनके लिए भी फ़ायदा है और फिर मुल्क के लिए, शहर का। ऐसे भी होता है मैम कि जैसे हम बच्चों को अवार्ड देते हैं और कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, जी जी तो हम इन बच्चों को आगे पढ़ाते भी हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही वेलफेयर के थ्रू बॉय यूनिवर्सिटी में 5 तलबा ऐसे हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, माशाल्लाह। जिनकी सालाना फीस हम वेलफेयर पे कर रहे हैं, सही। क्योंकि वो फाइनेंशियल इशू की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत था, पढ़ने की लगन बहुत थी, उनको डॉक्टर बनना था। वो हमारे पास आए, हमें दरख्वास्त दी, हमने उनको अप्रूव कर दिया, अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि आपका जो नाम है वो बिहार वेलफेयर फाउंडेशन है, तो कि इज़ दैट पर्टिकुलरली फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, बिहार कम्युनिटी को ही सपोर्ट करेंगे, या जो है ना आप ओपन हैं, लोग कैसे रब्ता कर सकते हैं, ज़रूरतमंद अफराद कैसे पहुंच सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं या जिनको कोई और प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी हेल्प अगर उनको मिल जाए तो कैसे होता है? जी, मैं आपको बताऊँ, देखें असल में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना 2012 में रजिस्टर्ड कराई गई है, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस वक्त हम लोग जो है अपनी इस कम्युनिटी को, जिस तरह मेमन फाउंडेशन, आगा खान फाउंडेशन, इस तरह के दूसरे, तो हमने उनसे मुतासिर होकर हम अपनी कम्युनिटी के, तो हमने ये नाम रखा था। लेकिन हम वर्क करते हैं ह्यूमनिटी बेस पे, इंसानियत हमारा मोटो, हमारा इंसानियत है। तो इंसानियत, इसीलिए हमने देखें इंटीरियर सिंध में हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी, हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा वहाँ पानी के लिए बोरिंग कराई हुई है। वहाँ पे स्कूल हम लोग चलावा रहे हैं, उनकी जो भी हेल्प हो सकती है। वहाँ पे हमने ग्राउंड पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाई हैं। अभी सैलाब आया हुआ था, आपको मालूम है, जो लास्ट ईयर के शदीद सैलाब था, तो उस सैलाब पे हमने वहाँ पे कैंप लगाए हैं, वहाँ पे हम राशन रेगुलर देते रहे हैं, खाना प्रोवाइड होता रहा है। तो ये हमारी कम्युनिटी से हट करे जो काम। इसके अलावा कराची में हम तकरीबन पूरे कराची को कवर करते हैं, मुख्तलिफ हम काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल है, बेस हमारा जो है वो एजुकेशन है। सही। एजुकेशन में एक स्कूल हमारा जो है वो औरंगी टाउन में है। अच्छा। और एक स्कूल हमारा है गुलशन हदीद में। किस नाम से है? और बिहार वेलफेयर फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम है, और वहाँ वन उम्मा फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम है। ठीक। तो ये 2 स्कूल हम रन कर रहे हैं इस वक्त, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है तकरीबन। सही। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। देखिए, कोई चीज़ भी फ्री नहीं होती। अगर बच्चों को ये बता दिया ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस तरह आप गवर्नमेंट के आप लेवल देख लें, गवर्नमेंट स्कूल का, तो वो पढ़ाई का वो लेवल नहीं निकलता है, बच्चों का वो शौक़ ख़त्म हो जाता है कि ये फ्री है, वो उसको फ्री समझते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट और उनके पेरेंट्स के दरमियान एक मुआहदा होता है कि कितने दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बच्चों को नहीं पता कि कितनी फ़ीस कौन दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है, वो सब इक्वली, वो सब एक बच्चे हैं, उनको ये पता है कि हमारे पेरेंट्स फ़ीस देते हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उनको ये पता है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने इसको थोड़ा चेंज किया है। सही। ठीक। तो वो बच्चों की उन्हें तालीम पे बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन ये तकरीबन समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैरिटी बेस्ड चल रहा है हमारे 2 स्कूल। इंशाल्लाह जल्दी हम और कराची में और स्कूल मुख्तलिफ सेक्टर में खोलने वाले हैं, जिसमें कोरंगी भी है और इसमें सरजानी टाउन भी है। सही। कुछ कहना चाह रहे थे आप? यही कह रहे हैं कि फ़ीस को जो है ना वो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ये हमारे और पेरेंट्स के बीच में ही होता है, बच्चों को उसमें नहीं पता चलता क्योंकि हम क्या वो दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। कितना बड़ा जो है ना गैप है अभी भी हमारी एजुकेशन के अंदर के। हम अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुकूमत की है, हमारे इदारों की है कि वो प्रोवाइड करें, लेकिन नहीं है उस तरह से फैसिलिटीज़ हमारे पास। तो एक गैप नज़र आता है हमें कि लोग पढ़ना चाह रहे होते हैं
आगे जैसे अगर हम बात करें, चले स्कूल तो हर बंदा पढ़ाई लेता है, इंटर भी किसी ना किसी तरह हो जाता है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो अब यूनिवर्सिटीज़ में तालीम इतनी महंगी हो गई है कि हर शख्स के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो कैसे जो शख्स पढ़ना चाहता है, अच्छे नंबर भी ले रहा है, तो कैसे रब्ता कर सकते हैं या आप लोगों से हेल्प आउट कर सकते हैं? हमारे पास जो वेबसाइट है बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, उस वेबसाइट पे हमने एक एजुकेशन का वो हमारा सेक्टर है, वहाँ पे है, उसमें जाकर अपनी दरख्वास्त वहाँ दे देते हैं और लोग इसी तरह हमें वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। तो जो भाई अभी बता रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक सेक्टर हमारा डाउ है। डाउ के अलावा हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी है, एनईडी है। एनईडी में भी इस वक्त हमारे पास तकरीबन 4 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। सही, ज़बरदस्त। और वो बच्चियाँ समझ लें कि जिनके आप समझ लें कि उनकी पूरी फैमिली की आमदनी शायद महीने की 15,000 भी नहीं हो, और वहाँ की तालीम आप जो है गो के एनईडी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी साल के लाख रुपए से ज़्यादा उनके खर्च होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा उसके अपने 10 चीज़ें हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं हमारे वो वेबसाइट पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करा दें। हमारे पास फिर उसकी स्क्रूटनीज होती हैं, एक स्क्रूटनी हमारी डिपार्टमेंट है, उसको चेक करता है पूरा, और फिर उसके बाद हम उन बच्चे या बच्चियों को फाइनल लिस्ट करके एडमिशन हम उनका करवा देते हैं। ये तो हो गए वो लोग जो आपसे मदद लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। मदद करने के लिए लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं, और कैसे लोग आप लोगों के जो है वो इस ड्राइव का हिस्सा बन सकते हैं? हमारे वेबसाइट पेज पे ही जाएं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे हमारा ये है ग्रुप है, उसको कंसिडर कर सकते हैं। और हमारा अकाउंट है, बिहार वेलफेयर फाउंडेशन का अपना अकाउंट है, उस अकाउंट पे वो अपने डिपॉजिट करा सकते हैं। सही, ठीक। एक कॉलर भी हमारे पास, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हैं? कॉल में मुझे आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हैं कॉलर हमारे साथ? ठीक। तो अब जो हम बात कर रहे थे तारिक साहब, तो ये जो लोग हैं ये आपसे रब्ता भी इसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, और अकाउंट नंबर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उमूमन ये देखा जाता है, ये उमूमन में रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी लोगों से बात करी थी, जितने भी फाउंडेशंस के लोग आते हैं, कि एक रमज़ान में या उसके बाद जो है ना, उससे पहले कुछ उमूमन महीने स्पेसिफिकली हमारे ऐसे आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो खैरात, सदक़ात और हेल्प कर रहे होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो परमानेंट कंट्रीब्यूटर्स आपके साथ अटैच्ड हैं, या कहीं आप लोगों को एकदम से चैलेंज का सामना भी करना पड़ता है कि यार अब ये इतने फाइनेंस चाहिए, इतनी चीज़ें चल रही हैं, कैसे होगा? ये तो देखिए, आपको मालूम है शहर या मुल्क के सूरत हाल के हिसाब से डे बाय डे जो हमारी इकॉनमी पोजीशन आ रही है, तो लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे तो हम जितना भी बजट लेके चलें, वो फिर हम जब एंड ऑफ द मंथ जो है उस बजट को हम जो है माइनस में हो रहे होते हैं अपने घर पे भी। तो यही हमारे साथ भी सूरत हाल है कि जितना भी हम उसको फ़ंड हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन हमारे पास ज़रूरतमंद ज़्यादा है। तो फ़ंड की तो हमें नीड्स हर वक्त रहती है। गो के हमारे पास कुछ रेगुलर फंड डोनर्स हैं जो रेगुलर फंड रेजिंग कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन उसके अलावा भी हमें फ़ंड्स की लाजमी बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो है सिर्फ ये 2 सेक्टर नहीं, हम देखिए हमारा एजुकेशन, हमारे इसके अलावा रोज़गार है। एक प्रोजेक्ट हम जिस पे काम कर रहे हैं, हमने इस साल तकरीबन 100 लोगों को रोज़गार दिए हैं, जिसमें ठेला है, सिलाई मशीन है, उसके अलावा सामान है, पान के या दूसरे केबिन्स होते हैं टॉफ़ी चॉकलेट्स के। उसके अलावा स्कूलों में हमने कुछ ऐसे हैं लोग हैं जिनको हमने कैंटीन्स करा के दे दिए हैं, ताकि वो अपनी रोज़गार के लिए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि खाना खिलाने के लिए तो बहुत सारी फाउंडेशंस मौजूद हैं और खाना खिलाई जा रही है, लेकिन अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए बहुत कम लोगों को हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा आप लोग काम करें। जाते जाते अदनान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये अक्टूबर में हमने एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया था, ये रोज़गार स्कीम भी। इसमें हमने तकरीबन 20+ लोगों को रोज़गार दिया था। तो उसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने दी थी इनको, चिप्स के केबिन दिया था और स्टॉल वगैरह दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे उससे कारोबार भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, और हमको चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो कहीं वाइंड अप तो नहीं कर दिया उन्होंने। वीकली मंथली बेसिस पे हमारा कोई मेंबर जाके वहाँ जाके चेक करता है इनको, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं हो रहा है, कोई तंग तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें हम उनको देख रहे होते हैं। चलें, तो बहुत अच्छा है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको इसमें और मज़ीद इस्तकामत दे और इसमें और तरक्की और बढ़ावा दे। और आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं, बिहार वेलफेयर फाउंडेशन का वेबसाइट पे जा सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि
जहाँ पर भी आप तलाश करें कि अच्छा काम हो रहा है और आप उसमें जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप ज़रूर करें। बहुत सारी जगहों पर हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ पैसे से ही मदद की जा सकती है, तो जिनके स्कूल्स हैं वो आप कोलेशंस कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है आप पैसे से कर सकते हैं, जिनके पास कोई और चीज़ें हैं कि वो रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं आप वो कीजिए। लेकिन एक कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे को हमें हाथ थामना है और आगे बढ़ाना है, तो वो किसी ना किसी सूरत में हम सब अपने कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। खाली हमें ये बेस नहीं करना कि कोई फाउंडेशन ही आए और वो काम करें, इनके साथ मिलकर कर लें, प्राइवेट उसमें कर लें, लेकिन कीजिए ज़रूर, अपना अपना रोल ज़रूर प्ले कीजिए। थैंक यू सो मच तारिक साहब, आपने अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। अदनान आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। और अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपके जाने से पहले भी कहा था कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी हमने देखा है कि हालिया दिनों में जो है वो एक फतवा जारी किया गया है कि जो टिकटॉक है उसे हराम करार दे दिया गया है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो लोगों के अंदर खासी मकबूल है। लोग वो एक शॉर्ट फॉर्मेट पे वीडियो आप बनाते हैं और उसे अपलोड करते हैं और उसके डिफरेंट जो है वो लोगों के व्यूज़ आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हम उसमें देख रहे थे। वायरल कंटेंट की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को वायरल करने वाली एप्लीकेशन होगी अब आज के ज़माने में। एनालिसिस या एनालिटिक्स तो कुछ और शायद कहते हो, या उसका डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उमूमन जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि जो सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं ज़्यादातर हमें टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से शेयर हुई हुई नज़र आ रही होती हैं, जो वायरल कंटेंट से चीज़ें होती हैं। तो अब हमें बात ये करनी है कि ये जो वाकई ये जो एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल किस हद तक है, क्योंकि अभी ये जो हराम करार देने वाली बात हुई है उसमें तो ये चीज़ें हैं कि उसमें नाच गाना और ये म्यूज़िकल कंटेंट्स खाली शेयर किया जा रहा है इसलिए। लेकिन क्या दुनिया भर में टिकटॉक को सिर्फ इसीलिए बनाया गया था, या ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन आई थी, अगर हम उसके बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएँ तो लोगों ने हमने देखा इसको बहुत महदूद नहीं रखा। ये बेसिकली तो अपना टैलेंट प्रमोट करने के लिए आई थी कि किसी भी आप सेक्टर से हों आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लोग आपको वहाँ से देखकर हायर भी कर सकते हैं और आपका टैलेंट भी देख सकते हैं। तो मीडिया में ही काम करने वाले लोगों ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और हायर भी हुए। एक्टिंग स्किल्स लोगों ने दिखाना शुरू किए, एक्टर्स बने टिकटॉक प्लेटफॉर्म से। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमने इसको सिर्फ एक ही फील्ड से मुंसलिक कर दिया है, महदूद कर दिया है, या इसके दीगर एस्पेक्ट्स में जैसे दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि दुनिया में एजुकेशन के लिए हम देखते हैं एजुकेशनल वीडियोज़ आती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लोग बना रहे होते हैं, वो हमारे सामने हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा कम कंटेंट इस हवाले से क्रिएट हो रहा होता है। मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, डिफरेंट जो है ना चीज़ों के लिए टिकटॉक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा ना लिमिटेड कर दिया। तो इस पर बात करेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं और जो है ये जो चीज़ सामने आई है, जो खबर सामने आई है उसको कैसे देख रहे हैं। तो मेरे साथ हसन बेग भी मौजूद है। वेलकम टू द शो। हसन खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खासे मकबूल हैं सोशल मीडिया पर भी, यंग जनरेशन में भी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? टिकटॉक जो है ना वो है तो बहुत ही अच्छी चीज़, हम ये नहीं कहते कि ये क्यों है, कोई भी प्लेटफॉर्म आता है और दुनिया अगर उसे इस्तेमाल कर रही है तो आप पीछे ना रहें, आप करें। लेकिन जिस तरह हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप समझते हैं कि ठीक है बस इतना ही था? देखें, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, कोई एप्लीकेशन ख़राब नहीं होती। आपने अपने इंट्रो में काफ़ी दफ़ा बोला हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, यानी कि इसमें हमारी गलती है, टिकटॉक की गलती नहीं है। देखें, लोग कह रहे हैं टिकटॉक को बंद कर दो और ये बहुत लोग इसमें इस तरह की वीडियोस डालते हैं, तो जिन लोगों को वीडियो डालनी है वो फिर टिकटॉक बंद हो जाएगा तो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और मुतबादिल मौजूद है। और मसला ये है कि हमें सोच से लड़ना है ना। ये जो सोच है, ठीक है, ये सोच बहुत गलत है। ये सोच हमारे नौजवानों में डाली जा रही है। हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जब वो कौन डाल रहा है ये सोच? ये सब हम हमारे जैसे ही लोग हैं ना, इंसान ही है ना ये लोग, ठीक है। जब वो देखेगा कि उसके जो वालिद हैं, उसका जो बाप है, वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद जो है वो मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजारता है, स्ट्रगल करता है, और एक छिछोरा चूड़ा चमार आके वो नाचना शुरू कर देता है, उछल कूद करना शुरू कर देता है, और वो करोड़ों कमा रहा है। जिसमें ना टैलेंट की ज़रूरत है, ना मेहनत की, ना पढ़ाई की, ना काबिलियत की। हाँ, तो वो तो अपने बाप से नफरत करने लग जाएगा ना। वो बोलेगा मुझे इन जैसा बनना है, और ये हो रहा है। और मैं नहीं चाहूँगा मेरे शहर का जो लड़का है वो अपने बाप से नफरत करे। यार देखें, ज़िंदगी ये एक इंटरनेट पे डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। ज़िंदगी कोई टॉपिक नहीं है, ज़िंदगी कोई कंटेंट नहीं है। ज़िंदगी बहुत पर्सनल है, और कुछ चीज़ें पर्सनल होती है वो इंटरनेट पे डिस्कस नहीं होती। सोशल मीडिया जो है और फैमिली जो है ये दो अलग चीज़ें हैं।
सोशल मीडिया एक यूनिवर्सल चीज़ है, फैमिली जो है एक पर्सनल चीज़ है। लोगों ने क्या किया, फैमिली को इंटरनेट पे डाल दिया और वो पूरा दिन यही दिखाए जा रहे हैं, मैं उठ गया, मैं सो गया। अभी पता नहीं कोई खातून है, पता नहीं 4-5 औरतें हैं, पता नहीं क्या, वो अपनी शादी दिखा रही हैं और वो पता नहीं बता रही हैं कि आज मेरी रुखसती हो गई, और यूँ मोबाइल रख के बता रही हैं कि देखें दूल्हा आ गया है, अब मैं बैठी हूँ, अब मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है, मुझे बता दें। ये शादी एक अनमोल रिश्ता है, आपको मालूम है? देखें इनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? अरे इतनी चीजें वक्त काम हर है, उस पागल के पास दिन भी वक्त याद है। उस दिन क्या क्या हो रहा था। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ना। देखिए शादी एक अनमोल रिश्ता है ना, बहुत पाक रिश्ता है, एक फीलिंग होती है। मुझे समझ में नहीं आता, वो अपने मियाँ के बराबर में बैठ के वो अपने मियाँ से बात नहीं करी, पूरे पता नहीं कितने जो उसके 2 करोड़ पता नहीं कितने लोग उसको देखते हैं, उनसे बात करके फिर लोग बोलते हैं कि इनको तो लोग देखते हैं, इनको लोग पसंद करते नहीं, पसंद नहीं करते, इनको लोग देखते हैं। एक पागल भी रोड पे निकल आता है ना, उसको देखने के लिए मजमा जमा हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं कर रही होती है। इंटरनेट के पागल हैं, इनको लोग देख रहे हैं, वो पता नहीं वो क्या हो गया, वो मोबाइल रख के जो नाचना शुरू कर देता है। अभी आपने इतनी बड़ी बातें बोली कि टिकटॉक जो है सोशल, इससे ये कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कितनी देर लगी आपको? बहुत देर लगी ना इस बात को समझने में, समझाने में। लेकिन वो जो एक छिचोरा नाचते हुए आता है, उसको देखने के लिए कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है, उसको देखने के लिए कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको देख के लोग इंजॉय करते हैं। ये सारी चीज़, और हमारी यूथ को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आप कोई कमाल वीडियो बनाए, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? इसके पीछे एक एजेंडा है। आज मेरी उम्र 38 साल हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक शख्स को नहीं कहते हुए सुना कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। कोई नहीं कहता, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। हो सकता है वो ज़्यादा था, वो बोले एग्जैक्टली। जब वो ब्राज़ील में कोई बंदा पैदा होता है, वो बोलता है मैं पिले बनूंगा, वो कोई बॉलीवुड में कोई बंदा होता है बोलता है मैं एक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं क्रिकेटर बनूंगा। जब वो है, हमारे यहाँ क्या बनना चाहते हैं लोग? हमारे यहाँ वो देखता है कि इसके बाद पैसा भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, तो मैं क्यों बनूं? मैं अपने बाप की तरह जो पूरी ज़िंदगी डॉक्टर बनने के बाद 20,000 30,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, या कंपाउंडर बन के ज़िंदगी गुजार रहा है, या वो अगर आप देखें ना सहाफ़ी बन के क्या मिल रहा है लोगों को यार, वो बेचारे कैमरे लेके वो कहीं भागते रहते हैं और क्या मिलता है उनको? वो क्यों नहीं वो फिर करेंगे, वो फेक प्रैंक्स बनाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। ये हमारे यहाँ जब तक आप हीरोज़ पैदा नहीं करेंगे, आपके यहाँ हीरोज़ डेवलप नहीं होंगे। आपको हीरोज़ पैदा करने पड़ेंगे। ये है कि आप जो है ना, वही वाली बात है कि अभी थोड़ी इसी पिछले सेगमेंट में आप यहीं पे बैठे हुए थे, आपने सुना होगा, मैंने कहा कि हमें अपने बच्चों को काउंसिल करना है। ऐसा ही है, कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट एंड दीज ऑप्शंस यू हैव, कि हमें भाई फॉर एग्जांपल सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं है, आप इसके पास ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो हमारे पास तो हमने बताया ही नहीं है ना बच्चों को कि आगे आपने ये आपके पास ऑप्शन है। अब इशू ये है कि इस नौजवान नस्ल के हाथ में मोबाइल है, इस पे वीडियो बनाना सबको आता है, इस पे एडिट करना सबको आता है। अब इस एडिटिंग को ही आप कितना अच्छा, मैं कहती हूँ ये आपके पास स्किल है कि आप इसको इस्तेमाल करें, आप इससे कमा सकते हैं। लेकिन आप ही चीज़ सिर्फ नाच गाने में, इन चीज़ों में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं और बस ये चले जा रहे हैं, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप क्यों चीख रहे हैं? मैं इसलिए चीख रहा हूँ कि मेरे बच्चे जिस माशरे में, जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, उधर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट डेवलप नहीं हो रहा, उधर कोई टिकटॉकर डेवलप हो रहा है, उधर कोई छिचोरा प्रैंक वाला, झूठे प्रैंक जो झूठी पता नहीं क्या, और वो अपने घर की औरतें वगैरह सारी चीज़ें दिखाते हैं। मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चे जिस माशरे में बड़े हो रहे हैं, उनको क्या माशरा, कि वो करोड़ों रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, देखें अगर पैसा है तो वो बनना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं। पैसा तो किस तरह से कोई भी कमा सकता है ना। देखें अगर आपकी सक्सेस और आपके यहाँ सब कुछ आपने पैसा बना लिया है, तो पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप असला लेके भी बाहर निकल जाएं, आप किसी को कत्ल भी कर दें, आप किसी का मोबाइल छीन लें, भाई पैसा बनाना सब कुछ नहीं होता, इज्जत के साथ पैसा बनाना होता है। आपको अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करनी। मुझे बताया ना, एक अनपढ़ गवार लड़का, जो थोड़ा चमार लड़का, वो भी मोबाइल लेके बता सकता है ना कि मैं उठ गया हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। इसमें क्या टैलेंट है? वो जो 4-5 औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो जो बनाती हैं, उन्होंने, मैं बताता हूँ, इस मुल्क का अलमिया देखें, उन्होंने पहले मेकअप वाला चैनल शुरू किया, वो जो ट्यूटोरियल बनाते हैं, फ्लॉप हो गई वो। उन्होंने फिर कुकिंग शुरू की, फ्लॉप। उन्होंने फिर सिंगिंग शुरू की, फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने बोला अब मैं बताती हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मेरे घर में पानी खत्म हो गया तो मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, साफ सुथरी बातें कर। चूहा मर गया मेरे कमरे में, लाल बेग से मैं डर गई, छुपकली आ गई। ये थंबनेल्स हैं, अरे भाई इस पे टॉपिक हैं, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं इस पे। छुपकली और चूहा कमरे में आ गया। ऐसा ही है। एक पाकिस्तान का कमाल व्लॉगर है, यूट्यूबर है, इरफान जुनेजो, उसके मैंने व्यूज देखे, वो उनके अभी तक मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, और इन खवातीनों के 2-2, 3-3 लाख, 30-30 लाख सब्सक्राइबर हैं। जबकि इरफान का आपने फिर उनके वालिद की आईडी देखी मैंने। इरफान जो है वो पायनियर है व्लॉग्स करने का, लेकिन बात ये कि इरफान ने भी इसलिए आकर ब्रेक लिया कि यार ये कब तक आप उस चीज से लड़ नहीं करो। इरफान को देख के बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स पे आ तो गए, चीजें दिखा तो दी, पता ही उनसे चला। हाँ, लेकिन बात ये कि अब जो इरफान कह रहा है, अब भी तो सुन लो, उसके एक्सपीरियंस से भी तो कुछ सीखो। वो क्या कह रहे हैं? मैंने उनकी वो जो खवातीन है उनकी कल मैंने देखी, ऐसे में स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं शेयर करूंगा।
उन उन उनके वालिद की प्रोफाइल देखी, उनके वालिद की काबिलियत बताऊं क्या है, मदर ऑफ फलाना, फादर ऑफ फलाना। अच्छा, हाँ, और बिल्कुल, उनके हाँ, 3-3 लाख फॉलोअर हैं उनके वालिद वालिदा के भी भाई। और वो क्या करते हैं, सिर्फ यूं करके तस्वीरें डालते हैं अपनी। ये काबिलियत का मैयार है। आपने फादर ऑफ फलाना का जिक्र किया, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन एक बहुत मारूफ कॉमेडियन है जिनकी बेटी जो है अब वो टिकटॉक स्टार हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, बहुत टैलेंटेड भी है, उसकी जो है क्या कहते हैं माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करी है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ से भी इख्तलाफ होता है कि सिर्फ आप जो रिकग्निशन है, वो वालिद का जो टैलेंट था वो जो है वो करते थे, कॉमेडी करते थे ना, तो अब वो कॉमेडी से लोग बहुत कम उनको जान रहे हैं, अब उससे थ्रू उनको लोग जानते हैं कि ये उनके बाप हैं। बहरहाल एक कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी है? यही बात मैं ठीक हूँ याया, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे भाई ठीक हूँ, बहुत सलाम हो। और हम हसन बेग साहब ने जो बातें की हैं और जो इनके मतलब जो ये इनका दर्द है, जो ये बेउदगी हो रही है, तो मुझे भी वही फीलिंग होती है। यकीन करें रमशा, हम भी मीडिया में बात कर रहे होते हैं, आप भी मीडिया का काम कर रही होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप इतनी तगोद के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा सकती जितनी ये बेहुदा हरकतें करके लोग पैसे कमा रहे हैं, औरतें पैसे कमा रही हैं। लेकिन मुझे देखिए बात ये कि हमारी अखलाकियात को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि जो बेहुदा हरकतें करने वाली औरतें हैं या लड़कियां या मर्द हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके फॉलोअर इतने ज्यादा होते हैं और लोग आदी होते जा रहे हैं। मुझे एक्सेप्टेंस हो गई ना, जब जो खराबी है ना उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है। जबकि मुझे कोई ऐसी की चीज भेजता है, कोई मना करता है मुझे इस तरह की चीजें नहीं भेजो। अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोग जंक फूड खा रहे होते हैं ना बच्चे, इसी तरह हम जंक इन्फॉर्मेशन और जंक चीजें देख रहे होते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता, जिससे आपकी अखलाकियात, आपके यानी मजहबी उसकी धज्जियां भी फेंक दी जाती हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोग को हमें जरा अपने तबलीग के अंदाज को भी तब्दील करना पड़ेगा। मसला ये कि तो फतवा तो आपने लगा दिया, सही है, मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेंबर ऑफ मेहराब से बात नहीं है। हम जब मस्जिद से निकलते हैं या हम मस्जिद में जाते हैं तो हमें ज़ाहिर तबलीग की जाती है, हम तो ऑलरेडी मस्जिद जा रहे हैं। एक्चुअली जिन लोगों को तबलीग की जरूरत है ना, जिन लोगों को अप्रोच करने की जरूरत है, जो क्योंकि जब आप सिस्टम को समझेंगे तो अप्रोच करेंगे ना, तो उनको अखलाकियत से दर्ज देने की जरूरत है। अब मेरा जो सवाल है ना रमशा आपसे भी, देखिए बात थी कि हमने तो जो दौर गुजारा, आपने दौर गुजारा, हमारे एक पैरामीटर से एक रियासती बाउंड्री थी, ठीक है। जिस चीज को अब हम जिस चीज को बुरा समझते हैं, मेरा बच्चा नहीं समझ रहा, मेरी बेटी नहीं समझ रही, हम जो पैमाने हैं ना अखलाकियत से तब्दील होते जा रहे हैं। तो अगर ये किस हद तक हम जा सकेंगे और हमें इसको कंट्रोल करने के लिए बुनियादी तौर पर एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए यानी मजहबी आलिम हमें क्या करना चाहिए, वरना ये तो आउट ऑफ बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग। बात यह है कि अब इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, क्या सिर्फ बैन कर देना, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों भी हमारे पास जो भी चीज़ आती है जिस पे हमें थोड़े भी से भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, एतराज़ात हो, उसको उठाकर बैन कर देना है। और अभी थोड़ी देर पहले हसन ने भी कहा कि आप जो है बैन लगा के, चीज़ें लगा के क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स अब हर चीज़ के मौजूद हैं। बहरहाल कंट्रोल पे भी बात करेंगे और डिफरेंट वेरिएशंस क्या हैं हमें ये सिखाने की ज़रूरत है। आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें, उनको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आफ्टर दिस वेलकम बैक इन सिटी एट 10। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से, जैसे कि हमने आपको सुबह भी अपडेट किया था, कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए आज आखिरी तारीख करार दी गई थी, लेकिन अब हम इसमें देख रहे हैं कि 2 दिन की तौसीह कर दी गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, जिसमें MQM भी शामिल है, दीगर जमातें भी शामिल हैं, उन्होंने मुतालबा किया था कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जो तारीख है उसमें इजाफा कर दिया जाए, तो 2 दिन का मजीद इजाफा कर दिया गया है। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमारे इस्लामाबाद से मौजूद हैं, वो हमें अपडेट करेंगे। उस्मान बताइएगा कितनी जमातों की तरफ से मुतालबा किया गया था और क्या उनका कहना था? जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात जो नामजदगी है वो जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीह कर दी है मजीद। और ये मुतालबा जो है सबसे पहले JUI ने किया था और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया था। चूँकि वक्त कम था और अचानक जो है वो ये फैसला हुआ था के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया था और उम्मीदवारों ने अभी तक जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों को फाइनल नहीं किया गया, उनकी कोई हतमी फहरिस्त मुरतब नहीं की गई, तो उसके बाद ही उम्मीदवार जाके कागजात नामजदगी वसूल करके और जमा करवाए जा सकेंगे। तो ये वक्त बहुत बड़ा कम था जिस पर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि उनको कुछ वक्त की मजीद तौसीह दी जाए। अच्छा, अब ये संडे को भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, संडे को नहीं,
संडे को जो है वो इतवार के रोज जो है वो 4 बजे तक ये कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाई जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ ठीक है। पाकिस्तान के तमाम तर जो रिटर्निंग अफसरान जो अपने अपने हल्कों सही। में मौजूद है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने ये भी वाजे किया है कि ये वक्त जो है इसके साथ शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। शेड्यूल है। जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक ही होगा। सही। 25 तक जो है वो जो मखसूस नशिस्तों की जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो भी अपने अपने रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाने की इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है। क्योंकि उसके साथ ही साथ 8 फरवरी जो है इंतखाबात की जो तारीख का दिन दिया हुआ है, सही, 8 वो 8 फरवरी को फरवरी को इंतखाबात ही होने हैं और इसके इंतखाबात हवाले से हम होंगे। देख रहे हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कल ये कहा गया था कि 23 तारीख को हतमी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी उम्मीदवारों की, लेकिन उसमें तौसीक कर दी गई है 25 तारीख तक का। अब ये हतमी उम्मीदवारों का नाम जो है वो सामने आएंगे। उस्मान खान हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ। हसन, जाने से पहले जैसे याह्या ने भी कॉल की और हमने कहा कि अब हमें उस कंट्रोल की तरफ और उसकी तरफ बनना है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि उन एस्पेक्ट्स पे हम आएँ कि आप टिकटॉक जी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना करें, आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम अडेप्ट कर सकते हैं, दुनिया कर रही है। अच्छा देखें, याह्या साहब ने एक बात की थी कि इन लोगों को फॉलोअर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से जो है इनको मोटिवेशन मिलती है और वो सारी चीज़ें करते हैं। अभी 1 दिन पहले मैं आपका शो देख रहा था जिसमें आपने एक टेबल टेनिस स्टार बुलाई हुई थी जिसका नाम था हूर फवाद। जी जी जी, ठीक जी। है, उसने यंगेस्ट नेशनल प्लेयर है, वो चैंपियन है और जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रिकग्नाइज किया, उसने सारी चीज़ें की। उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर मालूम है कितने आपको? नहीं, मैंने नहीं देखा। 2511। बस अरे कौन जानता है इनको बच्चों वो को। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल नेशनल ऐसे। चैंपियन बन गई है, सारी चीज यंगेस्ट नेशनल चैंपियन बन गई, लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। और वो जो पता नहीं कौन कौन लोग हैं, इन लोगों को लोग फॉलोअर भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमें हमें अपने तौर पे ठीक होना पड़ेगा, हमें अपने तौर पे चीज़ों को पड़ेगा। हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। अगर हम अपने घरों में ये सारी चीज़ें, हम अपनी दिमागों में ये चीज़ें बैन कर दें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। लेकिन हम जब उन चीज़ों को आज सक्सेस का वो ही है ना, जिसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं बस वो सक्सेसफुल है। अब उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो एक अलग बात है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, उनका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि जिसको व्यूज़ मिल रहे हैं, चाहे वो अच्छे में देख रहे हैं या बुरे में देख रहे हैं, उसको पैसे उतने ही मिलने हैं। तो अगर तो देखें ना, वो तो फिर वही वाली बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर टाइप की वाली बात आ जाती है ना कि उन्होंने तो अपनी तरफ से ये मैंने और आपने मुसलमानों ने थोड़ी ना बनाया कि हमारी यहाँ मसले मसाइल हैं ये वाले, हमने सिर्फ उसको ज़्यादा तक महदूद कर दिया। हसन, हमें लेकिन एक एतराज़ ज़रूर आता है। ये देखें आप, अगर मैं कहूँ कि आप एजुकेशनल वीडियो बनाओ, आप मार्केटिंग के लिए उसको इस्तेमाल करो, आप सेल्स के लिए उसको इस्तेमाल करें, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, आप इस्लामिक कंटेंट आप देखें, उस पर हमें नज़र आ रहा होता है, बहुत महदूद है टिकटॉक वगैरह पे, लेकिन उनके व्यूज़ क्या हैं? लोग कहते हैं मैं क्यों करूँ, अपनी एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट करूँ, कौन देख रहा है, कौन जांचने वाला है। वाकई हमारे कितने % लोग होंगे जो इन चीज़ों के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल करते होंगे, तो अगले का तो वक्त ही ज़ाया हो रहा है। नहीं, देखिए, अगर कोई अगर आपकी अच्छी चीज़ कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो इसका मतलब आप अच्छी बात करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपका ईमान पक्का होना चाहिए। हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, वो ये नहीं सिखाता कि अगर आपको ज़्यादा लोग सुन रहे हैं या ज़्यादा लोग आपकी बात समझ रहे हैं तो आप वही बात करें। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएंगे जहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह शराब जो है हलाल है, तो आप शराब पीना शुरू कर देंगे क्या? नाजेबा चीज़ें हलाल होंगी वहाँ पे, वो सारी चीज़ें करना शुरू कर? नहीं यार, हम मेजॉरिटी से नहीं चलते, हम अपनी तालीमात पे चलते हैं। ठीक है, अगर कोई गलत चीज़ देख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है मैं गलत चीज़ बताना शुरू कर दूंगा। मेरी चीज़ अगर 4 लोग भी देख रहे हैं और अगर वो ठीक चीज़ है तो मैं इसमें मुतमईन हूँ, मुझे मजमा नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरी लोग बहुत वाह करें और मेरे पास रश हो। नहीं, अगर आपकी चीज़ ठीक है और आपकी चीज़ों को 4 लोग देख रहे हैं, आपको उस चीज़ों को करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये कि करने वाले लोग महदूद हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको जब पैसा नहीं मिलता, उनको जब वो इस तरह की पज़िराई नहीं मिलती, रिकग्निशन नहीं मिलती, तो वो लोग जो है वो, इसमें मैं कहूँगा कि लोगों की ईमान की कमज़ोरी। हम तो पहले दिन से जब हमने काम शुरू किया, हमने बोला कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची अगर मेरा कंटेंट देख रहा हो तो मैं उसको ये बोलूँगा बेटा ये आपके देखने के लिए नहीं है। सही बात है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब वीडियोस होती है, मेरी वालदा भी शेयर करती है, मेरी बेटी भी, मेरी वाइफ भी, मेरी सास भी, सब कुछ करते हैं। आज कोई कंटेंट क्रिएटर देख सकता है अपनी फैमिली के साथ जो वीडियोस वो बना रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। मतलब इसमें कौन सी साइंस है कि मैं सुबह उठा हूँ, इसमें पराठा गर्म नहीं मिला तो मेरा आटा तैयार नहीं है, तो ये मुझे बताएं क्या है इसमें? मुझे इसके लिए क्या, मुझे बताएं इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा? कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बस ये आप उठें और वो रेड वाला जो बटन आता है और उस पर 3 मिलियन व्यूज़ होते हैं। बात वही ना कि देख क्या रही है आवाम को। अच्छा, एक वक्त था हसन, यहाँ अपनी हमें ना शादी बुरा के लगता बाद था। खातून बेडरूम में जा रही हैं
और वो बता रही है मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब मेरा मियां मुझे सरप्राइज देगा, ये वीडियो पे बता रही है भाई। वेरी नाइस। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो देख ही नहीं रही है, वरना तो मेरा तो बीपी आए हो जाए सब मतलब देख के। कुछ चीजें पर्सनल होती हैं और बहुत पर्सनल होती हैं। हाँ, ब्रेक ले लेती हूँ। हम इस पे बात करेंगे कि हमें वैसे तो किसी की भी पर्सनल लाइफ में मामलात में कोई दखल अंदाजी करे बहुत बुरा लगता था शादी के बाद भी, और वैसे हमारे आपस के माहौल में वो मोहल्ले वाली आंटी क्यों आए, उनको क्या हमारे घर के मामलात में पड़ी है। लेकिन अब ये जो आपने पूरी दुनिया को अपने घर में घुसाया हुआ है, इससे आपके क्या मामलात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे भी बात करेंगे और फिर वापस अपने मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन आफ्टर दिस। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। हमारे साथ उसामा करण भी मौजूद हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया पर खास एक्टिव हैं, खासी कड़ी नज़र रखते हैं एनालिटिक्स के ऊपर। तो वेलकम करते हैं शो में उसामा को भी। उसामा, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक के हवाले से। तो टिकटॉक एक ऐसा मीडियम है जिसे दुनिया ने इस्तेमाल किया, नाचने गाने के लिए भी किया, अपना टैलेंट प्रोजेक्ट करने के लिए भी किया, एक्टिंग स्किल्स शो करने के लिए भी किया, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स और एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इस्लामिक, मतलब क्या क्या करने के लिए इस्तेमाल किया। हम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज उस पर फतवे लग के उसे हराम करार दे रहे हैं। आई वॉन्ट टू गिव वेज टू द पीपल कि भाई आप इसको और इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप उसको जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से उसामा? अच्छा, सबसे पहले टिकटॉक के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा। टिकटॉक वो रेवोल्यूशनरी सोशल मीडिया है जिसकी रीच जो है वो दुनिया के कोने कोने में पहुंची हुई है। अगर आप पाकिस्तान देखेंगे कि पाकिस्तान का चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, देहात हो, जहां भी हो, वहां पे टिकटॉक यूजर मिल जाएगा। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, अफ्रीका के अंदर हमें पता है कि बड़ी गुर्बत है, बड़ी चीजें हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अफ्रीका का एक विलेज था जहां पर इंटरनेट के सिग्नल्स का कोई वजूद नहीं था। वहां पे जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो टिकटॉक की वीडियोस बनाते थे और फिर हफ्ते में एक बार ड्यूटी होती थी एक बंदे की जो शहर में उनके मोबाइल लेके जाता था और वहां से कंटेंट अपलोड होता था। तो टिकटॉक की वायरलिटी, टिकटॉक का जो इनकलाब है वो इतना इस दुनिया के अंदर गहरा है। अब आपने कहा हमारे यहाँ टिकटॉक पे क्या हो रहा होता है। टिकटॉक के नाम पे फरियर हॉल, जो हसन भाई बात कहते हैं कि वो किसी जमाने में सातकेन की पेंटिंग के लिए या किताब के लिए, अदब के लिए मशहूर था, वो आज नाचने गाने के लिए मशहूर है। हमारे यहाँ पे टिकटॉक जो है वो सिर्फ नाचने गाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो टिकटॉक जो है जब एक चीज है, एक टूल है जिसकी वायरलिटी इतनी है, जो आपके मुल्क के समझें कि अंदरूनी गांव देहातों तक सरायत कर गया है, तो उसका पॉजिटिव यूज जो है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। आप जाके देखें, कभी आप टिकटॉक के अंदर ये होता है कि आप किसी और मुल्क की सिम लगाते हैं, उस मुल्क का कंटेंट नजर आना शुरू हो जाता है। टिकटॉक में अगर आपका मोबाइल है, कभी आप यूएस का कंटेंट, कभी यूके का कंटेंट ढूंढ के देखेंगे, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो, प्रिसाइज वीडियो, इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी नॉलेजफुल होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप अगर वो देखना शुरू करते हैं, आप दूसरा कंटेंट ना देखें। तो हमारे यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर, वैसे ही बड़े छोटे से कंटेंट क्रिएटर, वैसे ही हमने इतना उसको बदनाम किया हुआ है कंटेंट क्रिएशन के नाम पर, हम वैसे ही बेगरती दिखा रहे होते हैं। जो छोटे से इंटेलेक्चुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं चाहूंगा, और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, वो टिकटॉक पे आए, सोशल मीडिया का मीडियम यूज करें और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाना शुरू करें। इसी तरह माशरे में चेंज आ सकते हैं, इसी तरह तब्दीली आ सकती है। अब मसला यही ना कि उनको कितने लोग देखना चाहेंगे, उसकी वजह से उनका मोराल लूज हो जाता है। और फिर उनको अभी जैसे हूर फातिमा की मिसाल दी, वो नेशनल चैंपियन है, उसके 2500 फॉलोअर्स हैं, जब वो देखेगी कि मेरी कोई रीच ही नहीं है, छोड़ देंगे। तो बात ये कि ये है हमारे साथ। एजुकेशनल कंटेंट आप बनाने बैठेंगे, या हम कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हाँ यार इसने क्रैश कोर्सेज कराने शुरू किए, ये बता रहा है तो मैं इसके जैसा कुछ काम करके देखूं, चलो मैं भी टिकटॉक बनाऊं। कितने लोगों की रीच होगी? है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देखें वही वाली बात, और जैसे भी आप कह रहे हैं उसका फेस वॉश तक तो स्पॉन्सर है। यहाँ पे कोई टेबल टेनिस वाली बच्ची को एक बल्ला भी देगा कि तुम जाके खेल लो, ये तुम्हारे लिए स्पॉन्सर बैठा है, ऐसा ही है। और वो लोग जी उसामा, मैं कह रहा हूँ हम तो बचपन से तरबियत याफ्ता वो लोग हैं, बहैसियत मुसलमान हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, हम क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि छोटी तादाद फॉलोअर्स है, तो वो छोटी तादाद हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजीम लीडर थे, 1400 साल बाद जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी और सबसे बढ़ता हुआ मजहब इस्लाम है। तो हमें क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है, यही हमारा दीन सिखाता है, यही हमें इस्लाम सिखाता है। बात ये है कि माइंडसेट हमारा चेंज हो गया है अब, असल में बात ये। जी उसामा, वेरी शॉर्टली कैसे कंक्लूड करेंगे, टाइम अब क्योंकि वो कम ही है। बस मैं लास्ट यही कहूंगा कि तब्दीली हमें ही लानी है, मायूस तो बिल्कुल नहीं होना, मायूस ना हुए थे ना होना है। हम अपना जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट है वो करते ही रहेंगे। जो लोग ये बेगरती और बुराई और ये सारी चीजें हो रही हैं,
वो सही। एक तरफ, लेकिन हम गैरतमंद कंटेंट बनाते रहें तो वो थैंक यू सो इंशाल्लाह मच तब्दीली उसामा आएगी। फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहते हैं हसन? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखें हम लोग जब इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज़ देखते हैं हम लोग अफसोस करते हैं और जो है ना लोगों को गालियाँ बकते हैं और फिर आगे बढ़ा देते हैं उस चीज़ को। हमें खुद आगे आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं और आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो अगर वही वाली बात जो उसामा ने की, मैं इसको सेकंड करूँगा। अगर अच्छे लोग आएंगे, अच्छा कंटेंट डलेगा, तो जाहिर सी बात है उसको लोग देखेंगे। शुरू में कम देखेंगे, लेकिन ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। और तो अगर आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो जो है लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, लोग सिर्फ इनको देख रहे हैं, तो आपकी चीज़ों को वक्त लगेगा लेकिन पसंद करेंगे। और इसी तरह से हम हरा सकते हैं। किसी चीज़ को बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इस माइंडसेट से लड़ना है जो माइंडसेट है, और इसको हराना है। और आप किसी ऐप के पीछे नहीं आपको कुछ करना। मेरा ख्याल ये है कि इस पर भी लर्निंग सेशंस होने चाहिए, और बीइंग कंटेंट क्रिएटर आप लोगों के कांधों पर ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी है, हम लोग मीडिया पर्सन्स के कांधों पर ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हमने एजुकेट करना है कि ये प्लेटफॉर्म्स खुले रहने चाहिए, लोगों की रीच में है, लोगों के इस्तेमाल में है। अब हम वो दकियन उसी सोच के साथ पीछे नहीं बैठ सकते कि जी बंद कर दो, कबूतर की तरह आग बंद करके डर और खौफ से बैठ जाओ, ये नहीं पॉसिबल। हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, डिजिटल एरा में रह रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों को इस्तेमाल भी करना है, मुकाबला भी करना है, बट हाउ टू डू इज़ एंड व्हाट आर द वेज, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों को बताना है। थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ शो में आए, आपके वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। रमशा कंवर और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।